Okay. Hello friends. My name is Naveen Tiwari and you are signing Naveen Tiwari Text Network. So friends, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला टैली ERP के बारे में। ERP का रोल वैसे अभी है और ERP के ऊपर मुझे कुछ टॉपिक्स बताने हैं जैसे कि इंट्रोडक्शंस, साथ ही साथ अपना MRP वाउचर्स जो होता है और साथ ही साथ ओरिजिनल डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट जो हम करते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा इसके अलावा प्रिंटिंग सेटअप कैसे करते हैं, और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा पेरोल, TDS और TCS के बारे में, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा इसके अलावा बैच वाइज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट का ऑप्शन कैसे करा जाता है, उसमें कैसे बिलिंग करते हैं, साथ ही साथ जॉब वर्क के बारे में आपको बताऊंगा कि जॉब वर्क में कैसे काम करते हैं और भी काफ़ी चीज़ें। बट वीडियो में कुछ ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि हम जो वीडियो देखेंगे वो बिगिनर से एडवांस देखते थे, बट मैं वीडियो में कुछ चेंज कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊंगा एडवांस टू बिगिनर। तो आप बेसिकली एक यूनिक आइडिया है, आप देखिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो लेट्स स्टार्ट। वैसे तो टैली प्राइम भी आ चुका है आज की डेट में, बट फिर भी टैली ERP का जैसा ही उसके सेम फीचर्स हैं, आप चाहो तो देख भी सकते हैं। मेरे पर टैली प्राइम इंस्टॉल्ड है, इसके ऊपर मैं बहुत जल्द वीडियोस लेके आऊँगा। फिलहाल के लिए तो अभी मैंने इसके सिर्फ आपको एक इंट्रो वीडियो दी है चैनल पे, वो आप देख लीजिए। इसमें कुछ चीज़ें सिमिलर हैं, हालांकि इसका रोल अब आगे जाके बढ़ जाएगा, तो मैं इसके ऊपर प्रॉपर अच्छी वीडियोस बनाऊंगा, सारी चीज़ में मैं आपको मेंशन करूंगा। तो इसको आप अभी छोड़ दो, तो इसको हम अभी क्विट कर देते हैं और अपने हम टैली पोर्शन पे आ जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको टैली में मैं जैसे और ऑप्शंस बताता हूँ। जैसे आपको मैं टैली में मार्जिन्स रखना, और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको प्रिंटिंग के ऊपर बताता हूँ कि प्रिंटिंग का पोर्शन टैली में कितना इंपॉर्टेंट है। मैं सपोज एक इनवॉइस काट देता हूँ आज की डेट का, ठीक। तो इनवॉइस एक तो अपना एंट्री के रूप में होता है और एक अपना वाउचर के रूप में होता है। आपको यहाँ पे देखो ऑप्शंस मिल जाएंगे। वैसे तो जो आपका जो एज पर कंपनियों में जो चलता है वो ऐसा चलता है, एंट्री वाला कोई नहीं लेता, एंट्री वाला सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए होता है, ठीक। इस जहाँ 1 RS को भी आप एडिट कर सकते हो, मैंने आपको पहले बता रखा है, वहाँ से अल्टर कर सकते हो। रेफरेंस में भी मैं 1 ही लिख देता हूँ। चेंजेस हो सकते हैं, आप अपना कुछ भी दे सकते हो, XYZ_001 2020, ठीक। तो मुझे कैश में काटना है, बेसिकली मैं कैश में कर देता हूँ, ठीक। डाल देता हूँ पेमेंट डेट, एक दिन लिख देता हूँ, ठीक। पेमेंट डेट तो कैश में क्या 0 डे ही है, तो इसको हटा देते हैं। बेसिकली हम यहाँ सेल कर देते हैं। अब यहाँ पे मुझे एक आइटम ले लेता हूँ, मान लो मैं लेता हूँ यहाँ पे परफ्यूम, सिग्नेचर X लिख देता हूँ, सबसे बढ़िया सिग्नेचर X परफ्यूम, ठीक है। तो इसको मैं कर लेता हूँ सिग्नेचर X परफ्यूम। इसको यहाँ से हम बना लेते हैं, ये पीसेस में है बेसिकली, ठीक है। तो इसको मैं पीसेस में ले लेता हूँ। ऊपर स्पेलिंग गलत हो गई है, डेसिमल होता नहीं पीसेस में, केजीज में होता है, तो वहाँ लगा देते हैं। HSN कोड डाल दीजिए कुछ भी। उसके बाद और आज की डेट में आपको पता ही है कि जो आपका जो 8 डिजिट का HSN कोड एप्लीकेबल हो गया टर्नओवर बेसिस पे। आप नॉर्मली 4 दिखाते थे, बट अब 8 डिजिट का हो गया है। यहाँ पे हम डालते हैं 18%। अब मुझे इसमें मार्जिन का ऑप्शन खोलना है, तो सबसे पहले मैं बिल बना देता हूँ और आपको प्रिंटिंग का जो पोर्शन है फिर आपको मैं इसमें बताता हूँ कि हमें MRP वगैरह कैसे हम इसमें इंक्लूड करते हैं। फिलहाल के लिए मैं 200 पीस लिख देता हूँ, ठीक है। एक परफ्यूम की मैं कॉस्ट लगा देता हूँ 135 लागत, और उसके बाद यहाँ पे लगा देता हूँ GST माल है, तो SGST CGST में हम बात कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अदर्स नहीं आएगा, यहाँ पे हमारा कुछ बंदे अदर्स भी कर लेते हैं, बट रिपोर्टिंग के तौर पे आपको यहाँ पे यही रखना है, ठीक। तो ये अपने आप परसेंटेज कैलकुलेशन करेगा। अब ये उठा नहीं रहा है, वो मैं देख लेता हूँ ये क्यों नहीं उठा रहा है। अब उठाया है, मैंने ऑप्शन खोल दिया था वहाँ पे, इसलिए नहीं उठा रहा था वो। ये सब छोटे में लिखता हूँ मैं, थोड़ा सा ना ऐसे रिपोर्टिंग बेकार हो जाती है और कुछ नहीं। तो हमें रिपोर्टिंग बढ़िया बनानी है, एटलीस्ट जो मेरा मोटिव है बनाने का, ठीक। उसके बाद यहाँ हम कर लेते हैं CGST ड्यूटी एंड टैक्सेस,
और यहाँ पे भी हम अपना सेंट्रल टैक्स लगा के इसे ले लेते हैं। कर लेता हूँ बिल। 29 तारीख में बिल सेव हुआ है। अभी मैं आपको जो एक्सपोर्ट है वो करके दिखा देता हूँ। ये हमारा कुछ इस टाइप से एक्सपोर्ट हो गया। खुलेगी एक्सपोर्ट की फाइल, थोड़ा वेट करिए। सो कुछ इस टाइप से आया बिल, ठीक है, खाली खाली सा। और यहाँ पे जो बंदों को दिक्कत आ जाती है, ओरिजिनल, डुप्लीकेट और ट्रिप्लिकेट यहाँ पे नहीं आता है, क्योंकि पार्टी मांगती है या क्लाइंट मांगता है हमसे कि यहाँ पे ओरिजिनल, डुप्लीकेट और ट्रिप्लिकेट आना चाहिए, ठीक है, वो यहाँ मेंशन नहीं है। तो अभी आपको एक खाली खाली सा बिल लग रहा होगा, है ना। अब इसमें हमें मार्जिन्स वगैरह ऐड करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको ओरिजिनल, डुप्लीकेट और ट्रिप्लिकेट का वो बताता हूँ, फ़र्क हम कैसे ठीक करते हैं। ठीक, आपको जब अगर ओरिजिनल, डुप्लीकेट और ट्रिप्लिकेट जानना है तो आप सीधा यहाँ आ जाइए। यहाँ से आप अपना यहाँ से आप अपना ले लीजिए प्रिंटिंग, यहाँ से ले लीजिए सेल्स ट्रांजैक्शंस। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कस्टम कर सकते हो। मैं यहाँ पे 3 कर लेता हूँ। अब आप देखोगे तो आपको कुछ जादू टाइप दिखेगा। ये देखो, यही मांगता है, ये आ गया है हमारे पास। हर मतलब उसमें ट्रांसपोर्टर की कॉपी भी आ गई, सप्लायर की भी आ गई, और अपनी ओरिजिनल कॉपी जो है वो भी आ गई। ठीक है, चलो ये तो रही उसकी बात। अब हम बात कर लेते हैं मार्जिन की। जो हम मार्जिन की बात चल रही थी कि हमें इसमें मार्जिन डालना, तो मैं मार्जिन कैसे डालूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे मार्जिन का ऑप्शन खोलना पड़ेगा। ठीक है, मार्जिन का ऑप्शन आपका कहाँ से खुलेगा? मार्जिन का ऑप्शन आपका खुलेगा इन्वेंट्री से। MRP का ऑप्शन खुलना है आपको बेसिकली। ठीक है, इसमें अभी मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा। फिलहाल इसमें आपका बैच कॉलम्स की बातें भी समझाऊंगा। फिलहाल के लिए हम इसमें जो मेन काम है हमारा मार्जिन का वो खोल लेते हैं। ये हो गया हमारा इन आउट मार्जिन MRP का ऑप्शन। ये लो, यहाँ से हमने खोल दिया है F11 से। ठीक है, वैसे वहाँ से ही मिल जाता बट हट गया, और ये मैंने इसको यस कर दिया, मॉडिफिकेशन टैक्स डिटेल अंडर GST। अगर आप चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, नेगेटिव स्टॉक के लिए आपको वार्न करना है तो आप वार्निंग को नो भी कर सकते हो, बट आपसे वार्न नहीं करना, क्योंकि इससे गलतियाँ पकड़ में लग जाती है कि हमारा अगर ट्रेडिंग है तो हमें वहाँ पे आसानी हो जाती है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स का मैं ऑप्शन एक बार ज़रा मना कर देता हूँ F11 से, क्योंकि मुझे दिक्कत हो जाएगी उससे। तो अब मुझे पास बेसिकली MRP का ऑप्शन आ गया है। ठीक है, तो अब मुझे MRP मैंने ऑप्शन खोल दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें मुझे लगाना है MRP। ठीक है, अब हम लेते हैं प्रीव्यू। मैं आपको इसमें MRP लगा के दिखाता हूँ। इस बैंक्स प्रीफिल और ये सारी बातें आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए मैं आपको इसमें MRP का ऑप्शन ठीक है, तो अब हम MRP पे आ जाते हैं बेसिकली अपना। ठीक है, तो उसे यस कर दीजिए, यस कर दीजिए। अब जो मेरी सैंड की शीशी थी मैं इसको 199 कर देता हूँ। ठीक है, और ये मैंने लगा दिया। ठीक है, 199 पर पीस। ठीक है, 200 पीस 199 के हिसाब से क्या बनते हैं आप भी जानते हैं। ठीक है, अभी मैंने इसमें GST लगा दिया है, विदाउट GST लगाई आइटम। ठीक है, और इसमें मुझे 2-3 चीज़ें ऐड करनी होगी। क्या क्या? अपना सेटिंग में जाना है हमने। ठीक है,
सिंपल फॉर्मेट में क्या होगा कि आपकी सारी लाइन बीच में आ जाएंगी और वो सिंपली बिल बन जाएगा। जैसे आपका कागज पत्री का बिल नहीं होता है सिंपल फॉर्मेट वाला, ऐसे आपका मतलब इस शेप में आ जाएगा, ये इस शेप में, खाली मतलब वर्टिकल नहीं रहेगा। ठीक है, कंप्लीट मेलिंग एड्रेस डाल दीजिए, कंटिन्यूस लाइन है, बैंक डिटेल। अब बैंक यहाँ पे या तो आप ऐड कर लीजिए या डिफ़ॉल्ट में अपना डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए, मतलब डिफ़ॉल्ट में कुछ नहीं आएगा, जो आपका डिफ़ॉल्ट बैंक है वो नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद आपसे बोलेगा कि MRP का मार्जिन ऐड कर दीजिए। ठीक है, स्टेट नेम, प्लेस ऑफ सप्लाई, करेंसी प्रिंट कर दीजिए और बस इतनी सेटिंग होती है हमारी। ठीक है, बैंक डिटेल इसमें प्रीफिल हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली अब यहाँ पे आपको देखोगे तो हमारा एक MRP का ऑप्शन आ गया है। ठीक है, जिसमें आपका 199 पर पीस के हिसाब से दिखा दिया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जिनको MRP की ज़रूरत होती है उनके लिए ऑप्शन खुल जाता है। ठीक है, टैली प्राइम के अंदर काफ़ी अच्छा बता रखा है, बाकी टैली प्राइम में मैं आपको सारी चीज़ें भी दिखाऊंगा, बट सेम ही है, टैली प्राइम हो या अपना नॉर्मल ERP हो, फंक्शंस तो वही हैं, कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट हो गई है बस। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली एक आपका बिल का वो हो गया। अब इसमें अगर हमें बैच वगैरह ऐड करना है तो बैच वगैरह हम कैसे ऐड करेंगे वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, बैच वगैरह के लिए आपको यहाँ आ जाना है, F2 कर लेना इन्वेंट्री में। ठीक है, ये गोडाउन्स है, ये बैच डिटेल्स हैं। ठीक है, अब बैच की एक्सपायरी भी होती है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे हमें दिखाना होता है। ठीक है, और इसको पहले मैं ओके कर लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे ना सर बैच बनाने हैं, बेसिकली बैच कैसे बनेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे जैसे आपका ऑप्शन आएगा मेंटेन बैच, तो आपको उसको यस कर देना है। ठीक है, ट्रैक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यस कर दीजिए, एक्सपायरी यस कर दीजिए। ठीक है, अब जब आप यहाँ पे एंटर हो जाएंगे तो यहाँ पे आपसे प्राइमरी बैच बोलेगा, न्यू नंबर बोलेगा। आप बैच को चाहो तो उसी वक्त भी बना सकते हो और अलग अलग डेट में भी बना सकते हो। जैसे मेरा बैच नंबर है पहला SX या SIG001। ठीक है, इसमें मैं डाल देता हूँ कितने पीस, इसमें डाल देता हूँ 50 पीस। ठीक है, 50 पीस 135 के हिसाब से। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग डेट मैंने डाल दी, मेरा बना है 4 दिन पहले माल बना है मान लो। ठीक है, 25/11। ठीक है, अब इसकी एक्सपायरी मान लो 3 महीने तक चलेगा, तो ये मान लो आपका 25 हम फैब मान लेते हैं, चलो। ठीक है, 25 फैब 2021। ठीक है, फिर अपना एक नया बैच बना लीजिए SIG002, इसमें भी 50 पीस डाल दीजिए। ठीक है, इसको भी हम डाल दीजिए, इसको आप 26 डाल दीजिए, 26/11, इसको डाल दीजिए 26/2। ठीक है, फिर न्यू बना दीजिए, फिर बना दीजिए SIG003। जितने भी आपके बैच कॉलम्स है वो ऐड होते चले जाएंगे। ठीक है, इसमें डाल दीजिए 100 पीस और इसकी बना दीजिए 27/11। ठीक है, और इसका एक्सपायरी बना दीजिए 27/2। एग्जिट हो जाते हैं। ठीक है, अब जो प्रीव्यू आएगा वो कुछ इस टाइप का आएगा। ठीक है, अब थोड़ा बिल का फॉर्मेट अलग हो गया होगा, देखोगे आप। ठीक है, देखो थोड़ा कट जाता फॉर्मेट है ना। अब इसमें एक्सपायरी, अब इसको थोड़ा ठीक कैसे करें वो दिखा देते हैं। इसको ठीक कैसे करना है, सीधा जाना है अपने पास। ठीक है, F12 करना है, सारे का सबका हल F12 पे, फिर दोबारा F12 करना है। अब जो आपकी जो स्टैंडर्ड प्रिंटिंग होती है ना, उसका फॉर्मेट हमेशा याद रखना 15:12 होता है। ठीक है, 15:12 होता है हमेशा। ठीक है, मैं नरेशन वगैरह ये सब, बिलिंग डिटेल, ये सारी चीज़ें आप आपको अगर वो करनी है तो आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी मेरे को कुछ करना नहीं है तो इसलिए मैंने इसको यस कर देते हैं, डिक्लेरेशन यस कर लेते हैं और रेट विद ड्यूटी कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका प्रीव्यू एक बार निकाल लेते हैं। अब वो 3 पन्ने में आ गया, अब वो 3 पन्नों में कैसे आएगा वो भी देख लेना। थोड़ा सा मार्जिन है इसमें कट रहा है, बट जब आप वो अपना प्रिंट निकालोगे ना उसमें पूरा स्मूथ आएगा। एक्चुअल यहाँ पे लोगो वाली वीडियो में मैंने डाल रखी है चैनल पे, तो आप देख लो लोगो कैसे बनाते हैं और कैसे हम डालते हैं। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे कुछ इस टाइप का मैन्युफैक्चरिंग बैच और एक्सपायरी आ गया। इन केस आपका कोई ऐसा माल है जो जिसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट और अपना एक्सपायरी लिखना होता है तो आप अपने यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब कई बंदे कहेंगे मुझे यहाँ पे अपना फूड लाइसेंस नंबर लिखना है, तो वो कैसे लिखूँ। फूड लाइसेंस भी भाई सिंपल है, तो अपना कुछ नहीं करना तुमने, तो मैं सीधा यहाँ जाना है, F3 करनी है यहाँ से,
अल्टर करनी है और यहाँ पे अपना FSSAI नंबर लिख दो, ठीक है, तो वो प्रिंट हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो अब अगर मेरा प्रीव्यू देखोगे तो उसमें फूड लाइसेंस नंबर भी आ जाएगा, 3 पन्नों में आया और उसमें फूड लाइसेंस प्रिंट होके आएगा बाकायदा, है ना। मैंने कोई जोड़ तोड़ नहीं लगाया, सिंपल एक लॉजिक था, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये आपका जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी है वो भी आपके इसमें आ गई है बिल में, रेट ऑफ ड्यूटी भी आ गया है, ठीक है। पीसेज यहाँ जुड़ के आ गए हैं पूरे, ठीक है, जितने 50 50 100 200 करके, ठीक है। तो ये डिटेल्स हो गई, ये साथ ही साथ इसमें टैक्सेबल वैल्यू और ये सब यहाँ बैंक की डिटेल आ जाती है, ठीक है। अभी आ नहीं रही है बट आ जाएगी अगर आप इसमें बैंक की डिटेल मेंशन कर लोगे, ठीक है। थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है बिलिंग पोर्शन और सही रहता है, मतलब थोड़ा सा जस्टिफाई करने में। उसके बाद आपको मैं बताता हूँ जॉब वर्क की अकाउंट, मतलब जॉब वर्क कैसे हम इसमें टैली के अंदर करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका जॉब वर्क है वो भी आपका अपना F11 से ही खुलेगा, ठीक है। इसमें आपको इन्वेंट्री खोलना है, ठीक है। अब ना जॉब वर्क के लिए आपको पहले जॉब वर्क का पता होना चाहिए कि जॉब वर्क हम मतलब क्या है। मतलब पहले तो आपको गोडाउन का मतलब बताता हूँ, फिर जॉब वर्क पे आते हैं। जैसे मल्टीपल टाइप ऑफ गोडाउन्स है, रॉ का अलग है, फिनिश का अलग है, तो उसमें गोडाउन भी बना सकते हैं हम स्टॉक समरी के अंदर। मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्टॉक हैं, उसकी स्टॉक की कैटेगरी है, पीसेस, केजीज, ग्राम, सब में आप उसको मतलब आपको मेंटेन करना पड़ेगा, इसके लिए मतलब मैन पावर लगेगी तब जाके होगा, ठीक है। बात कर लेते हैं जॉब वर्क के लिए, ठीक है। तो जॉब वर्क के लिए क्या है, अपना पहले ऑर्डर जो सेल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग है, सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग है और जॉब वर्क ऑर्डर प्रोसेसिंग, तीनों को ऑन करना है, ठीक है। परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग वो पीओ का है और जो सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग है वो सेल मतलब जो अपना सेल वो भेजते हैं। पीओ के बाद हम जो भेजते हैं एक क्या बोलते हैं परफॉर्मा इनवॉइस पार्टी को कि भाई हम माल भेज रहे हैं तो ये टैक्सेबल वैल्यू है और ये चीजें आएंगी, ठीक है। जैसे पीओ होता है वैसे ही एसओ भी होता है हमारा, ठीक है। तो अपना जो एसओपीयू के बाद हमारा होता है जॉब वर्क, जेओ, ठीक है। तो जॉब वर्क के लिए आपको उसको यस कर देना है, ठीक है। और यस करने के बाद आपका जब आप इंटरफेस खोलते हो तो कुछ इस टाइप का जो आपका मेन टैली गेटवे है, वहाँ यहाँ पे 3 चीजें खुल जाती हैं। पहले तो आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आपका परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर का ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है। पी और उसका ऑप्शन खुल जाएगा। और दूसरा आपका जब आप ऑर्डर वाउचर में जाओगे तो आपका ये आपका परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर भी खुला हुआ है यहाँ पे देखो, ठीक है। जैसे भी जो भी आप भेजोगे तो यहाँ से आपका प्रीव्यू हो जाएगा, मतलब जो भी आपको माल भेजना है। सपोज मेरे पास मैंने 200 सैंड की शीशी भेजनी है परफॉर्मा के रूप में, वो आप यहाँ से भेज दोगे और वहाँ पे पार्टी एक बार देख लेगी और आपका माल फिर आप निकाल दोगे जैसे भी निकालना है, ठीक है। उसके बाद आपका परचेज ऑर्डर है पीओ, जो पीओ बना के भेजते हो कि हमें क्या क्या माल चाहिए रिक्वायरमेंट के लिए, जब माल मंगाते हो तो ये उसका पीओ होता है, ठीक है। अब जॉब वर्क इसमें पेमेंट टर्म्स वगैरह ये सारी बातें लिखी होती हैं। फिर हमारा जॉब वर्क आउट वाउचर और इन वाउचर, इसमें हमारा बेसिकली सारी कहानी होती है। जैसे मान लो मैंने जॉब वर्क करवाना है जूते का मुझे बेसिकली जॉब वर्क करवाना है, तो जूते के लिए मेरे पास रॉ मटेरियल इन हो गया है, मैंने पक्के में माल खरीद लिया, मतलब मैंने बिलिंग के रूप में अपने पास माल खरीद लिया। अब मुझे उस माल को प्रोसेसिंग के लिए देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उस पार्टी का नाम जो भी है एक्स लिमिटेड करके डाल देता हूँ, ठीक है। इसको मैं दिखा देता हूँ, एक अलग से भी हेड बना सकते हो या क्रेडिटर दिखा सकते हो तो क्रेडिटर में भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जॉब वर्क क्रेडिटर करके भी इसका एक हेड बना सकते हो, ऑल्ट सी करके जॉब वर्क क्रेडिटर, उसको अंडर क्रेडिटर रख सकते हो, ठीक है। तो मैं कर ही देता हूँ, ठीक है, जॉब वर्क क्रेडिटर, इसको अंडर क्रेडिटर, ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब इसको मैं यस कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसकी डिटेल डाल देता हूँ जहाँ भी रहता है ये नागलोई, ठीक है। उसके बाद में दिल्ली वगैरह ये सब, उसके बाद जीएसटी है तो ठीक है, अदरवाइज का पैन नंबर डाल के भी काम चला सकते हो, ठीक है। तो मैं इसका पैन नंबर डाल लेता हूँ, ठीक है, कुछ भी, ठीक है। ये पैन डाला। अब इसमें डिस्पैच हुई ये सब, ये कुछ भी नहीं है। ड्यूरेशन ऑफ प्रोसेस मतलब कितने दिन लगेंगे, जो भी मतलब XYZ। उसके बाद नेचर ऑफ प्रोसेसिंग क्या है, ठीक है, ये सारी बातें इसमें मेंशन करनी है। टिन नंबर, वैट, CST नंबर, ये वैसे भी इन लॉजिकल है। GST नंबर है तो डाल दो वरना कोई बात नहीं। ऑर्डर नंबर 1 है, ठीक है। जो भी आपकी आइटम है, मान लो मेरी आइटम ब्रास है, सॉरी ब्रास कह रहा हूँ, मेरी आइटम है लेदर है, ठीक है, चमड़ा है, तो चमड़ा मेरा केजीज में है, ठीक है। तो मैंने केजीज में इनको दे दिया चमड़ा किलोग्राम में, ठीक है। तो मैंने इसको दे दिया केजीज में, इसका जो HSN कोड है वो मैं डाल देता हूँ, ठीक है।
चमड़ा बेसिकली मेरा लेदर जो है मैंने डाल दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ माल दे दिया जिस भी तारीख को दिया है, ठीक है। मैंने इसको दे दिया 20 kg लेदर, ठीक है। अब मैंने इसे भेज दिया पेंडिंग टू इशू, मैंने इशू कर दिया, ठीक है। क्वांटिटी कर दी 20, ठीक है। रेट लगा दो, जो भी चमड़े का रेट है XYZ, मान लो मैंने जो भी मेरा रेट है मैंने लगा दिया इसको 120 के रेट से लगा दिया, ठीक है। बेसिकली ये माल मेरे पास परचेज में आया होगा, ठीक है, तो रेट ऑटोमेटिक वहां से आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने एंड ऑफ द लिस्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने 120 लगा दिया और भेज दिया, ठीक है। ये मेरा माल चला गया, इसमें GST नहीं लगेगा, ये मेरा माल चला गया, ठीक है। अब जब मैं इसकी यहाँ पे जब अपनी वो समरी चेक करूंगा, कौन सी जॉब वर्क की, यहाँ पे मैं जॉब वर्क इन और आउट रिपोर्ट चेक करूंगा या अपनी सीधा इन्वेंट्री बुक रिपोर्ट भी चेक कर लूंगा, तो वहां से भी पकड़ में आ जाएगी चीजें, ठीक है। जैसे मेरी इन रिपोर्ट है तो मेरे पास अगर आउटस्टैंडिंग चेक करूंगा तो मेरा यहाँ पे आउटस्टैंडिंग में नजर आएगा। जैसे मेरा जॉब वर्क रजिस्टर है, ये मैंने आउट कर दिया, ठीक है। अभी मुझे इसको आपको रिपोर्ट में दिखाना है, तो मैं इसको जॉब वर्क आउट रजिस्टर में मुझे दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। एनालाइजिंग में भी दिखना चाहिए वैसे तो, बाकी वहाँ पे भी दिखेगा। यहाँ पे आउट में दिख रहा है, ठीक है। अभी अगर आप स्टॉक समरी में देखोगे तो वहाँ पे भी आपको ये पता लग जाएगा। ठीक है, तो अभी बेसिकली मैंने इसको आउट कर दिया। अभी इस माल को मुझे इन भी करना है, ठीक है। तो मैं इस माल को इन भी कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा माल उसी से वापसी आ गया एक्स लिमिटेड से, ठीक है। ये खुद ही दिखाएगा कि आपका क्या माल पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने 20 क्वांटिटी ले ली, रिसीव कर ली, ठीक है। 120 से, ठीक है। अब मेरा वही लेदर मुझे वापसी मिल गया, मतलब लेदर नहीं, बेसिकली मैं इसको रिसीव कर रहा हूँ, उसके बाद मुझे जो मेन अपना फिनिश आइटम है वो मिल गया है, ठीक है। तो उसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ कि मेरा जो माल है वो बेसिकली कंज्यूम हो गया है, ठीक है। तो ये तो इन हो गया मेरा माल, मतलब जो मेरी स्टॉक समरी है वहाँ के लिए ये ईजी हो गया, उस पे के लिए। ये मेरी स्टॉक समरी कहाँ गया, स्टॉक समरी में GST समरी में आ गया। बेसिकली मुझे आपको इन्वेंटरी समरी दिखानी है। तो मेरा स्टॉक बेसिकली वापसी आ गया है, ठीक है। तो जो मैंने जॉब इन और आउट करके अपना माल वापसी मंगा लिया है, ठीक है। तो इसके ऊपर वैसे मुझे आपको पूरा एक वीडियो इंट्रोडक्शन देकर समझाना पड़ेगा कि हमें जॉब वर्किंग के जो पोर्शन है वो कैसे पर्ची में मेंटेन करके और कैसे हमें इसको स्टॉक में मेंटेन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम कर लेते हैं बातें अपनी कुछ बैलेंस शीट्स की। तो बेसिकली ये बैलेंस शीट होती है हमारी, ठीक है। करंट सेक्टर्स में हमारी काफ़ी सारी जो होती हैं आइटम्स, क्लोजिंग स्टॉक, कैश इन हैंड्स और अपना क्या नाम है फिक्स्ड एसेट्स, ये सारी चीज़ें जो हमारी अपना आती है, ठीक है। तो ये सब आता है यहाँ पे। लोन्स वगैरह जो हमने लोन वगैरह, कैपिटल इंट्रोड्यूस वगैरह, करंट लायबिलिटी तो कुछ भी नहीं है, और ये सारी चीज़ें हमारी इसमें आ जाती हैं, ठीक है। अभी जैसे करंट ईयर का प्रॉफिट इसमें 27,000 रुपये आ रहा है, ठीक है, जो सेल करी है उसी पे दिखा रहा है, ठीक है। सेम अगर आप उसी पे आप PL खोल लोगे
तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस पे ले चलेगा, ठीक है। बेसिकली वहाँ पे एक सेल हो रही है और कुछ नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट वहीं उठ के आ गया और ये आपका जीपी बन गया, नेट प्रॉफिट भी आपका यही बन गया, ठीक है। और भी जैसे हम आपको बेसिकली मैं और जैसे बताऊँ, हाँ आपको मैं इसी में समझाता हूँ। आपका जैसे आपको अगर इसमें फीचर्स में मैं बताऊं, जैसे आपको अगर खाली अकाउंट्स करनी है तो आप ये वाला फीचर ऑन कर दीजिए, तो सिर्फ आपके अकाउंट्स होगी। अगर आपने अकाउंट्स इन्वेंट्री करनी है तो आप इस फीचर को यूज़ कीजिए। अगर आपको इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है तो आप इसको यूज़ कर लीजिए। मल्टीपल करेंसी मतलब बाहर की भी अकाउंटिंग करे हो तो ये वाला ऑप्शन यूज़ हो जाता है, ठीक है। अब इसमें पेरोल का भी ऑप्शन खुल जाता है। अगर आपको पेरोल वाला सिस्टम खोलना है, ESIPF का काम करना है इसमें, तो आप इसको वाले ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हो। इसमें जैसे आप पेरोल का ऑप्शन खोलते हो तो आपका जो गेटवे है, सारी चीज़ आपकी गेटवे में चेंजेस होंगी, ठीक है। तो ये देखो आपका पेरोल वाउचर भी यहाँ खुल गया, ठीक है। पेरोल वाउचर में आप जिसकी भी तनख्वाह दे रहे हो, ठीक है, आराम, ठीक है। इसमें कब से आपकी ज्वाइनिंग है, सैलरी डिटेल्स, ठीक है, अदर्स डिटेल्स में आपको उसकी चीज़ें डालनी है, पे हेड क्या है, ठीक है, क्या उसका रेट है, मतलब जो भी है आपका मतलब बेसिक अपना बेसिक सैलरी, ठीक है। उसके बाद ये फिक्स्ड है और ये इसमें कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुएटी की ये सारी बातें आपको लिखनी है। मतलब इतना तो डिटेल में होता नहीं, मतलब जब ESIPF का काम करोगे तो उसमें आता है, ठीक है। तो क्या उसका मतलब रेट है और ये सारी चीज़ें इसमें आपको मेंशन करनी है, ठीक है। एम्प्लॉयर का नंबर, जो भी एक जॉब कार्ड नंबर होता है वो आप यहाँ डाल दीजिए। डेजिग्नेशन क्या है, मैनेजर, ठीक है, जो भी मतलब मतलब हेल्पर है तो हेल्पर, और या अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंट, ठीक है। फंक्शन लोकेशन कहाँ है, जहाँ की भी लोकेशन है, जेंडर क्या है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ भी इसमें मतलब ब्लड वगैरह, ये तो सब मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपने भरनी है जो भी आप भर दीजिए इसमें, ठीक है। इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन, आधार नंबर, PF और ये सब नंबर डालने के बाद ये आपका अपडेट हो जाता है। बेसिक सैलरी डाल दीजिए आप, इसकी क्या है, 20,000 रुपये जो भी है, ठीक है। ये आपका वाउचर कट गया। इसको आप प्रीव्यू भी देखना चाहो तो आप प्रीव्यू भी देख सकते हो, ठीक है। ये अपना प्रीव्यू ऐसे कुछ आता है, ठीक है, जिसमें अभी तो मतलब मैंने इसमें बेसिक चीज़ें भरी नहीं है ना, तो वो बेसिक चीज़ें अगर आप इसमें भरोगे तो सारी चीज़ें उठ के आती हैं। जैसे आप इसके पेंशन खोलोगे तो इसमें आपका बैंक ट्रांजैक्शन डिटेल्स और प्रिंट आउट डिटेल्स सब इसमें प्रिंट होके आ जाता है, ठीक है। कैसे जैसा कैश में दिया है और भी इसमें चीज़ें ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, तो वो भी आप इसमें डाल सकते हो, ठीक है। तो नरेशन वगैरह और ये सब बातें इसमें होती हैं, ठीक है। तो ये ऑर्डर वाउचर समरी होती है हमारी, क्या नाम है, सॉरी, पेरोल वाउचर, मतलब पेरोल का हमारा वो होता है इसमें सारी बातें, ठीक है। तो इसका भी एक रजिस्टर होता है। जब आप रजिस्टर खोलोगे DAS तो इसमें आपका एक पेरोल का रजिस्टर खुल जाता है, ठीक है। ये रहा पेरोल रिपोर्ट। इसमें आपकी प्ले स्लिप, अगर आपको सिंगल स्लिप बनानी है इसकी तो आप स्लिप भी बना सकते हो, ठीक है। इसका आप प्रीव्यू भी निकाल सकते हो। इसका कुछ इस टाइप की स्लिप होती है जो आपको देनी होती है यहाँ से अपने बंदे को। ये एम्प्लॉयर ID हो गई, पेंशन हो गया, इनकम टैक्स नंबर भर के प्रॉपर मतलब चीज़ें बन जाती है। जैसे डिडक्शन वगैरह, इसमें डिडक्शन वगैरह भी अगर कुछ आप करते हो तो ग्रॉस सैलरी, नेट सैलरी करके प्रॉपर ये आपकी सैलरी स्लिप बन जाती है, ठीक है। इसको आप प्रिंट दे दो या आप इसको मतलब अगर एक्सपोर्ट कर लेते हो तो वो भी आपका काम हो जाता है, ठीक है। मतलब काफ़ी सही लगता है जब आप इसको करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे तो, ठीक है। जैसे अगर मैं इसमें इसकी चीज़ें भर देता हूँ, अल्टर कर देता हूँ, ये तो अल्टर करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं होगा, ठीक है। ईमेल ID पे भी भेज जाती है। पे शीट भी होती है हमारी, जैसे राम की, मतलब सबकी पूरी मिला के एक शीट बन जाती है पूरे महीने की, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट, पेमेंट एडवाइस, ये एक पेमेंट एडवाइस होती है। जैसे राम की पेमेंट एडवाइस इसमें अभी कहीं नहीं है, जिसमें मतलब पूरे इसमें जाती है कि हमें इतने अकाउंट नंबर हैं और इतने इतने बंदों की सैलरी ट्रांसफ़र करनी है, इतने इतने एम्प्लॉयज़ की। तो पेमेंट एडवाइस का ऑप्शन होता है। पेरोल रजिस्टर होता है इसमें, जिसमें हमारी सबके पेरोल की चीज़ आ जाती है। एम्प्लॉय प्रोफाइल, इसमें प्रोफाइल आ जाती है पूरी,
ठीक है। इसमें पासपोर्ट मतलब जो चीज़ आप इसमें वो कर सकते हो, इसमें मतलब आप उसको मतलब प्रिंट से भी देख सकते हो, काफ़ी मतलब अच्छा लगता है ये देखने में, ठीक है। सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं, ठीक है। एम्प्लॉय हेड काउंट मतलब सैलरी जो अटेंडेंस है वो भी इसमें लगा सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी मतलब अच्छा है ये चीज़ करने में। और अगर आप बनाना चाहते हो तो अटेंडेंस शीट वगैरह ये सब इसमें बन जाती है, ग्रेजुएटी की कैलकुलेशन वगैरह ये सब कुछ कर लेता है खुद ही। तो सॉफ्टवेयर काफ़ी अच्छा है ये, और ये सारी चीज़ें खुद ही कर देता है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो हमारा पेरोल और क्रिएशन का हो गया। और जैसे मैं अगर आपको बात करूँ, हाँ आपको मैं वो बताता हूँ अपना, जैसे डाटा वगैरह में जैसे क्या होता है कि कभी आपका डाटा ख़राब हो जाता है, मतलब क्या हो जाता है कि डाटा ख़राब नहीं हो जाता, डाटा कभी आपका रीराइट के ऑप्शन आया तो रीराइट के में भी क्या होता है, जैसे आपका जो बेसिकली जो डाटा है ना, जैसे अगर आप अपने डाटा को चेक करो तो जैसे मेरा डाटा, मैं आपको पहले इसका पाथ दिखा देता हूँ, वहाँ पर है ये मेरा सी में, यूज़र में, पब्लिक में है, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरा डाटा है कहाँ पर, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरा बेसिकली यहाँ पर है सी में, यूज़र में, पब्लिक में, टैली ईआरपी में, ठीक है। यहाँ पे मेरा बेसिकली सी में डाटा है, ठीक है, आई नो। अब इसमें ना बेसिकली जब आपका डाटा कुछ चीज़ से मर्ज हो जाता है ना, तो डाटा आपका रीराइट हो जाता है, ठीक है। तो रीराइट जो आपका डाटा होता है बेसिकली वो एस टाइप की फॉर्म में होता है, ठीक है। मेन आपका ये सारी सब चीज़ के अंदर होनी ज़रूरी है, मतलब इसके अंदर आप छेड़छाड़ मत करना। बेसिकली आपका ये जो मेन होता है इसमें ये होती है फाइल, ये होती है, ठीक है। बाकी सब तो होता ही है, मतलब इसमें जो अपना आपका लेजर वगैरह सारी चीज़ इसमें मेंशन होती है, ठीक है। ये TUI अपडेट और T स्टेट्स ये सब होता है, ठीक है। जब आपकी टैली वगैरह अपडेट होती है तो ये अपनी उस हिसाब से चीज़ें थोड़ी बहुत चेंजेस कर देती हैं। चेंजेस जैसे कि अगर आपका कोई, जैसे अब इसमें देखो लाइन आइटम है 12, इसमें है 12 सेम है, ठीक है। साइज़ का भी अगर आप देखोगे तो सब फोल्डर का साइज़ सेम है। जो आपकी ये चीज़ है, जैसे आप डाटा बढ़ाते हो तो आपकी ये चीज़ें बढ़ती रहती है, इसकी और इसकी जो स्पेस की चीज़ें बढ़ती रहती हैं, ठीक है। जब अगर आपका डाटा अगर ख़राब हो जाए तो आप डाटा कॉपी रख के ना अलग से रीराइट मारा करो, इसके डाटा को मर्ज मत किया करो। यह सबसे बड़ी चीज़, आप टैली के हेल्प डेस्क वालों से बात कर लेगा, सपोर्ट वालों से, तो आपकी हेल्प कर देंगे और आपका डाटा को रीराइट करने में काफ़ी मदद करेंगे। तो उससे भी अगर आपको मतलब अगर वो भी चीज़ आपको नहीं करनी है या आपको मतलब उससे भी बचना है, तो आप सबसे बढ़िया चीज़ है कि वीकली बेसिस में बैकअप बना लीजिए, ठीक है। टैली का वीकली बैकअप बना लीजिए और बैकअप लेते रहिए वीकली बेसिस में, जिससे क्या है कि इनकेस अगर आपका डाटा कभी भी क्रैश होता है तो आपको कोई जो लास्ट वीक है उससे आपका अपना डाटा रिकवर हो जाएगा, वीकली या डेली, ठीक है। डेली लेंगे तो डेली आपको रात में बैकअप लेना पड़ेगा। बैकअप लेने का भी प्रोसेस बिल्कुल सिंपल होता है। यहाँ पे गए अपना, ठीक है, सीधा आपने बैकअप लेना है और अपना जो ये पाथ है जहाँ पे भी आपको चाहिए यहाँ पे लेके ये यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको अपना बैकअप डालना है, ठीक है। अभी जैसे मुझे जो सोर्स है वो एक्चुअल में मैंने गलत डाल दिया है। सोर्स बेसिकली मेरा ये है, ठीक है। 2 फर्में हैं, मुझे ये वाली फर्म का बैकअप लेना है और एंड ऑफ द लिस्ट कर देना है। अब डेली बेसिस में मेरा बैकअप बनता चला जाएगा। अब इस बैकअप फाइल को खोलने के लिए मैं पता कैसे, मतलब कई बंदे ऐसे ही खोल लेते हैं, इसको ऐसे नहीं खोलना होता है। जैसे मैं आपको ऐसे खोलूँगा तो खुलेगा नहीं। ऐसे मैं इसको शर्ट कर देता हूँ कंपनी को, मैंने पार्ट डाला, नहीं खुलेगा। ये एक्चुअली मुझे रिस्टोर करना होगा। रिस्टोर जो बैकअप है वो हमेशा रिस्टोर होता है, ठीक है। तो मैं जैसे इसका पार्ट डालूंगा, सोर्स मतलब मेरी फाइल को मुझे डालना कहाँ है, यहीं पे डालना है, और सोर्स भी कौन सा, यही है, ठीक है। अभी आपको इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। डेजिग्नेशन मतलब आपको जहाँ पे डालना है फाइल को, और सोर्स जहाँ से आप ले रहे हो। तो मेरे दोनों जो सोर्स हैं और डेजिग्नेशन सेम है, इसलिए मैं यहीं पे डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का आपको दिखा देगा इंटरफेस। आप इसको एंटर मारिए, ओके कर दीजिए, तो वहाँ पे आप देखोगे डाटा बन जाएगा, ठीक है। तो बैकअप फाइल को बेसिकली आपको ऐसे ट्रीट करना होता है। ये जो आपका बैकअप होता है, आप इसको डेली बेसिस में लेके ऐसे ही मतलब रिप्लेस कर दीजिएगा। एक फोल्डर बना दो वीकली बेसिस या डेली बेसिस में, उसी से फोल्डर को रिप्लेस करते रहा करो। इन केस कभी डाटा आपका रात के टाइम कुछ भी उड़ गया या विंडो में दिक्कत आ गई तो आप यहाँ से उसे ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपका बैकअप और अपना क्या नाम है, डाटा को बचाने का एक प्रोसेस है जो हर कोई करता है। मैंने आपको एक अपना सजेशन दिया है, क्योंकि मेरे को कई बार मैंने भी कई ये चीज़ प्रॉब्लम फेस करी है डाटा उड़ते हुए, और मेरे को पता है इसमें कितना नुकसान होता है और क्या क्या चीज़ें हमें सफ़र करनी पड़ती है। तो उसका मैंने आपको एक तरीका बता दिया है, ठीक है। तो पार्ट ऑफ दैट अब मैं आपको
और भी चीज़ बता रहा था, ठीक है। तो ये अगर आपका साथ अगर कोई इस चीज़ की ट्रेजेडी हो जाती है डाटा वगैरह की, तो आप पहले ही भाई अपना बैकअप बना के रखा करो और दिक्कत ना हो उस चीज़ की, तो वो चीज़ का ध्यान रखा करो, ठीक है। तो अब मैं आपको BRS वगैरह के बारे में बताता हूँ कि बैंक रिकन्सिलेशन वो मैं बता नहीं पाऊंगा, उसके लिए मुझे अपने पास पासबुक और क्या नाम है चेकबुक और ये बैंक स्टेटमेंट तीनों रखनी पड़ेगी। तो फिलहाल के लिए अभी तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझाई हैं, ठीक है। ये ट्यूटोरियल वीडियो बनाने का मोटिव आपको सिखाना ही है और आपको सारी चीज़ें बताना है, ठीक है। तो मैं आपको यही है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। वीडियो को लाइक करके, सॉरी कभी कभी ओवरफ्लो बोल जाता हूँ, आपको अपनी मेरी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो बंदे नीडफुल हैं उनको ये वीडियो पहुँचानी है, जिनको भी टैली सीखना है और ये सारी चीज़ें उन तक वो आप पहुँचाएँ, ठीक है। और मेरा भी मोटिव है कि आप जैसे लोग जो मतलब जो सीखना चाहते हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे और उनकी जो क्वेरी है उनको मैं रिजॉल्व कर सकूँ, ठीक है। तो वीडियो में ऐसे ही बने रहें, ठीक है। और अपनी ये जो वीडियोस हैं मेरी उसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद, ठीक है। ठीक है, तो अब मुझे सबसे पहले इसमें सेटिंग करनी है किसकी, GST की। स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेस में जाके हम इसकी सेटिंग करते हैं जिससे हम GST ऑप्शंस को अनेबल करते हैं। यहाँ से आपका अनेबल होता है, F11 में आपके फीचर्स खुलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, स्टैट्यूटरी, ऑडिट फीचर्स, TSSS मतलब आपने कोई भी लेना है तो ऐड ऑन फीचर्स करके आप पैसे दे के खुलवा सकते हो। तो मैं अकाउंट स्टैट्यूटरी पोर्शन में जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं GST को अनेबल कर देता हूँ, यहाँ GST डिटेल अल्टर कर देता हूँ। हमारा दिल्ली का है रेगुलर, GST नंबर मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जो इनका है। देखना है जैसे वैसे तो सारा ऐसे ऐसे ही होता है, अगर आपको क्लासिफिकेशंस करनी है टैक्स रेट्स की तो आप यहाँ कर सकते हो, ठीक है। LUT वगैरह की बातें बोल रहा है, यस कर दिया, ठीक है। यहाँ पैन नंबर डालना आप डाल सकते हो, वो उसमें शो हो जाएगा, ठीक है। कॉर्पोरेट मतलब प्राइवेट लिमिटेड तो सिन नंबर यहाँ डलता है, ठीक है। और भी ऑप्शन है, वैट का है, वैट अब बेसिकली यूज़ नहीं होता है, कुछ जगहों पे वैट यूज़ होता है जैसे पेट्रोल और जो भी 7 चीज़ें हमारी बताई गई हैं। एक्साइज होता नहीं है, सेल्स सर्विस टैक्स होता नहीं है। TDS अगर है तो आप इसमें TCS और TDS का ऑप्शन खोल सकते हैं अगर आप पेरोल क्रिएशन करते हैं तो, ठीक है। तो मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ये हमारा हो गया है। अब मैं नॉर्मल बिल विल काट सकता हूँ, ठीक है। बिल्स वगैरह को मैं इजीली अब यहाँ पे काट सकता हूँ, देखिए मैं सारी अब हुई है। अब मैं आपको टैली का बेसिक बताता हूँ। जो भी हमारी एंट्रीज वगैरह लगती हैं वो यहाँ लगती हैं अकाउंटिंग वाउचर में। इन्वेंट्री वाउचर्स में अगर आप कर रहे हो मैन्युफैक्चरिंग तो यहाँ पे आपका वो लगती है, क्या नाम है, यहाँ पे आपकी कंजम्पशंस लगती है, मतलब जो जो रॉ मटेरियल आपको बनाने में लगा हुआ है यहाँ आपकी प्रोडक्शंस आ जाती है, ठीक है। सपोज मेकिंग, अब मैं चप्पल बना रहा हूँ तो चप्पल बनाने में मेरे को क्या क्या माल लग रहा है और यहाँ पे मैं इस जगह पे मेरा प्रोडक्शंस कितनी चप्पल बनी है, जो जो उसमें लगता है, साबुदाना, स्ट्रैप्स, लैक्टस, जो जो लगता है, ठीक है। अब मैं आपको एक बिल मुझे चढ़ाना है तो मैं वो बिल चढ़ा के आपको दिखा देता हूँ, मतलब मुझे एक बिल बनाना है बेसिकली उसका, तो मैं एक बिल बना देता हूँ आपके लिए, ठीक है। आपको इजी भी हो जाएगा और कैसे करते हैं, ठीक है। मैं बाकी चीज़ आपको समझा देता हूँ पहले। तो ये हमारा होता है अकाउंटिंग इन्फो, यहाँ पे हमारा लेजर्स वगैरह जो बनाते हैं उसमें हम अल्टर वगैरह जो जो चीज़ें कर सकते हैं वो करते हैं, ठीक है। पहले तो मैं आपको एक बिल बना के दिखा देता हूँ, ठीक है, तो आपको ईजी हो जाएगा। मेरे पास डिटेल है फ़ोन में, मैं निकाल लेता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, ये आते हैं बिल बनाने के लिए। हमारी जो अमाउंट की होती है F8 होती है, बट मैं यहाँ से दिखा देता हूँ टिक कर, ठीक है। सेल्स के बिल बनते हैं। अब इसमें वाउचर जो ऑटोमेटिक उठा रहा है, ठीक है, इसे आप मैनुअल भी कर सकते हैं। मैनुअल का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको करना है तो, ठीक है। आप इसको जाइए वाउचर्स टाइप में एंड सेल्स में जाइए, मतलब मैं आराम से कर रहा हूँ, थोड़ा चीज़ें बताता हूँ आपको। अकाउंटिंग इन्फो में गए, देन फिर वाउचर्स टाइप में गए, देन फिर अल्टर में गए और देन फिर हमने सेल्स खोला। यहाँ सेल्स ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर अलग है और सेल्स अलग है। सेल्स पे गए, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो टाइप ऑफ वाउचर सेल, एब्रिविएशन सेल, अगर यहाँ पे नाम आप कुछ भी रख दीजिए GST सेल्स तो वो आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको कर दिया मैनुअल। मैनुअल करते ही ये
और डुप्लीकेट्स को ऑन कर दीजिए, सो दैट अगर आपको कोई 2 बिल भी होंगे तो ऑन कर देगा, आपसे जो गलती हो रही होगी तो वो आपको बता देगा। गलती कैसे मैं आपको बताऊंगा अभी। ये मैंने बिल बनाया, ठीक है, मैं बिल का एक सीक्वेंस रख रहा हूँ, DK/1/2021, ठीक है। ये एक सीक्वल है, मतलब जीके ट्रेडिंग कंपनी /1/2021, ठीक है। तो GK/1/2021, ठीक है। ये मेरा पहला बिल कट रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कैश का ऑप्शन दे रहा है सिर्फ पार्टी नेम में, और कोई नाम नहीं आ रहा है, बट आपके केस में बहुत सारी यहाँ पे पार्टीज आएंगी, आपको देख के फिर करना है, क्योंकि आप किसी कंपनी में काम करेंगे तो वहाँ ऑलरेडी बना होगा सब कुछ, ठीक है। मैं आपको बेसिक से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ईजी हो जाए। अब इन केस आपके केस में कोई पार्टी नहीं है, मैं आपको आया नाम, अब मेरे केस में बंदे का नाम जो है वो है केसरवानी हर्बल एंड एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो मैं इसको करने के लिए यहाँ पार्टी का नेम मुझे बनाना है, नई पार्टी क्रिएट करनी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं बैक स्पेस करके पीछे चला जाऊँ, मैं सिंपल इसमें ऑल्ट दबाकर C कर देता हूँ, तो इससे क्या हो जाता है, मेरा क्रिएशन बनने का एक ऑप्शन खुल जाता है। खुल गया, ये बोल रहा है निकाल दे केसरवानी हर्बल एंड एक्सट्रैक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेल्स का जो पोर्शन होता है वो हमारे डेटर्स में आता है, ठीक है। डेटर्स, संडे डेटर्स में हमारा आता है, तो मैं डेटर्स में डालता हूँ। जो भी सेल्स का आप कर रहे हो, परचेज में आप लेटर में डालोगे, यहाँ आप डेटर्स में डालोगे जो भी आप बिल काट रहे हो, जो भी, ठीक है। ब्रांच ट्रांसफर, अगर आपकी ब्रांच टू ब्रांच, जीके ट्रेडिंग से जीके में जा रहा है तो आप इसको ब्रांच एंड डिवीजन में रखोगे, बट ये हमारा डेटर्स है, इससे हमने माल दिया तो इससे हमें पैसे लेने हैं, तो वो चीज़ें हैं। ये मेंटेन बिल बाय बिल का मतलब है कि आपका जो बिल कटा है, जितने का भी कटेगा, इसकी जो पेमेंट बिल टू बिल आ जाएगी, वो एडजस्ट हो जाएगी। तो ये ऑप्शन जो है उसको यस के लिए बोल रहा है। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड मतलब उधारी कितने दिन की देना चाहते हैं ये आपको बता रहा है, तो मैं इसको इमीडिएट कर देता हूँ। इमीडिएट करके इसको, या मैं इसको ओनली 0 डेज कर देता हूँ, ठीक है। डेज लेगा, 0 लेगा, 1 ले गया, 1 दिन की उधारी दे रहा है, चलो मैं 1 दिन ले लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद ये बोल रहा है कि चेक फॉर क्रेडिट डे ड्यूरिंग द एंट्री, मतलब इसके बाद वो आप एंट्री चेक कर सकते हो कि उधारी का कितने दिन हो गए हैं, तो डेट बता देगा, तो इस ऑप्शन आपको यस करना है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद ये एड्रेस बोल रहा है, एड्रेस में डाल देता हूँ फटाफट, ABM इंटरनेशनल स्कूल टिक वाली, सेक्टर 89, ओल्ड फरीदाबाद, ठीक है। फरीदाबाद है तो इट मीन्स वो दिल्ली नहीं होगा, वो हरियाणा होगा, हरियाणा, ठीक है। पिन कोड 6 है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि बैंक डिटेल डालनी है आपने, तो आप डाल दीजिए। अगर वैसे बेसिकली कमी मिलती है जब हम काम करते हैं किसी लेवल पे, तो नहीं है तो नो कर दीजिए, पैन है तो डाल दीजिए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। सेट अल्टर GST डिटेल्स, अब इसमें पार्टी का GST नंबर है तो ठीक है, अदरवाइज आप उसे अनरजिस्टर्ड में डाल सकते हैं। अगर वो नहीं है तो कंपोजिशन में है, इट मींस अगर कंपोजिशन स्कीम में है GSTR 4A में, 4 में, तो उसमें आप डाल सकते हैं। कंज्यूमर है तो कंज्यूमर में डाल सकते हैं। रेगुलर मतलब उसके पास GST नंबर है, तो हमारे केस में उसके पास है तो हम डाल देते हैं। अगर वो ई-कॉमर्स ऑपरेटर है तो आप उसको यस कर सकते हैं, अगर मतलब फ्लिपकार्ट और अमेजन से डील करता है तो। अगर नहीं तो कोई बात नहीं। कंसिडर पार्टी एज डीम एक्सपोर्टर ऑफ परचेज, अगर बाहर की पार्टी है तो आप इसको इसमें कंसिडर कर सकते हैं। पार्टी टाइप इसमें आप डीम एक्सपोर्ट, एम्बेसी, गवर्नमेंट, SEZ, ये हमारे किसी में भी नहीं आता तो हम इसे नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। GST नंबर हम डाल देते हैं बदलेगा 06AGBPT 6599E1ZZ, ठीक है। तो इसमें उठा लिया। अगर आप GST नंबर भी डाल देते हैं आपको वार्न कर देता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं करता हूँ, आपको बता दिया कि GST नंबर गलत है या इनवैलिड GST नंबर है, आपसे ठीक करो, ठीक है। तो मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, मैं आपको दिखाने के लिए जैसे 06AGBPT 6599E1ZZ, ठीक है। ये मैंने कर दिया, ठीक है। ये आपका डिलीवरी नोट होता है। अगर आपने कोई मतलब डिलीवरी नोट देना है तो आप डाल सकते हैं। डिस्पैच नंबर, अगर आपके कोई रजिस्टर मेंटेन कर रखा है, जैसे आपका माल प्रॉपर जा रहा है तो आप इसमें डिस्पैच नंबर भी होता है कि हाँ इस गाड़ी से गया, ये गया है, ये डॉक्यूमेंट नंबर है। अगर आप किसी भी अच्छे लेवल पे काम करते हैं तो डिस्पैच थ्रू, मतलब आप ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेज रहे हो तो कौन से ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेज रहे हैं, NSC ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है। कहाँ जा रहा है, फरीदाबाद जा रहा है, ठीक है। बिल नंबर, LR नंबर वो तो वहीं से मिलता है, बट ये कि आपको दोबारा पार्टी को बिल भेजना होता है तब यहाँ पे आप डाल सकते हो दोबारा से एडिट करके, ठीक है। डेट थी ये, वो मोटर व्हीकल नंबर डालना जरूरी है। ये ऑर्डर नंबर है, मतलब बेसिकली अगर आपको सामने वाले ने कोई PO रेस किया हुआ है तो आप ऑर्डर नंबर यहाँ मेंशन कर सकते हो, ठीक है। टर्म ऑफ डिलीवरी कैसे आप मतलब आपका बाय रोड, बाय सरफेस, जिससे भी आपने किया है वो चीज़ आप डाल सकते हैं। अदर रेफरेंस में आपको कोई भी चीज़ मेंशन करना हो तो आप यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा तो बेसिकली माल गया बाय हैंड, तो हमारे तो ये सब चीज़ें बन जाती है बंद। तो मेरा जो टर्म ऑफ डिलीवरी है वो बाय हैंड है, तो मैंने बाय हैंड लिख दिया इसमें, ठीक है। ये आपको एक बार दोबारा दिखा रहा है केशवानी हर्बल्स एंड एक्सट्रैक्ट करके, ठीक है। ये आप एक बार चेक कर लो, दिखा रहा है आपको। मैं कंट्रोल A कर दूंगा तो ये सारी चीज़ें ओके हो जाएंगी, ठीक है। अब सेल्स का लेजर है वो भी मेरा एक्चुअल में बना नहीं है, बट आपके केस में बने हुए आएंगे बहुत सारे, तो आपको देख के चूज करना है कि ये इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है। इंटर स्टेट बाहर, दिल्ली से बाहर, और इंट्रा स्टेट
दिल्ली के अंदर अंदर, और इंटर और इंट्रा में कंफ्यूज मत होइएगा, हर स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह। जैसे मैं दिल्ली में हूँ तो मैं दिल्ली के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जो यूपी में है उसके लिए यूपी इंट्रा है और बाकी सब इंटर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक लेजर बना देता हूँ सिंपल, सेल्स IGST या सेल्स इंटर स्टेट करके बना देता हूँ, ठीक है, ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आएगा सेल्स अकाउंट में, ठीक है, जो अगला हेड बनेगा आपका, ठीक है। अब इसमें सेल्स इंटर स्टेट और ये सेल्स अकाउंट हो गया। इन्वेंट्री इससे अफेक्ट करनी है नहीं करनी ये आपके ऊपर है, मतलब अगर आप से यस नो कर दोगे तो इन्वेंट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट मुझे इसमें करना है तो मैंने यस कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको बोलेगा GST एप्लीकेबल, बिल्कुल एप्लीकेबल है, इसको आप यस कर दीजिए। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस खोलने होते हैं, आपके में खुले हुए आएंगे, आपके में बेसिकली कुछ ऐसा आएगा, अगर आपको करना है, आपके में बंद है तो आप इसको ठीक कर सकते हैं F12 से। यहाँ पे मैं टिक कर रहा हूँ, देखिए, और यहाँ पे आपको ये सैक कोड और SN कोड डिटेल यस कर दीजिए, टाइप्स ऑफ गुड्स यस कर दीजिए और टैक्स को वो कर दीजिए अल्टर। तो कुछ इस टाइप की आपके पास डिस्प्ले आएगी। इसमें आपको HSN कोड डालने को बोलेगा, बट सेल्स में आप कोई HSN कोड नहीं डालेंगे, वरना वो सारे बिल्स में वही उठा लेगा। तो यहाँ पे आपने कुछ नहीं डालना है, ठीक है। अगर वो नॉन GST गुड है तो आप उसको यस करिए, अदरवाइज नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरे केस में तो वो नहीं है, ठीक है। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन मीन्स आपके इसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन दिखा रहा है, ब्रांच ट्रांसफर आउटवर्ड, अगर वो ब्रांच से रिलेटेड है, मतलब GK टू GK है, डीम एक्सपोर्ट, ये सब। तो मेरे केस में तो ये इंटरस्टेट टैक्सेबल है, तो मैं इंटरस्टेट टैक्सेबल में ही जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद टैक्स, कितना टैक्स लग रहा है, मेरे केस में जो लग रहा है वो 18% लग रहा है, तो मैं इसमें 18% यहाँ मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं 18% लिख देता हूँ, ठीक है। ऑटोमेटिक उठा देगा, स्टेट में 9 है, ये अगर आपका लोकल जाता है तो, ठीक है, और 0 कर देंगे, ठीक। अब इन केस अगर ऐसा भी होता है कि अगर आपका ये जो मतलब माल जा रहा है, इसका टैक्स रेट अगर वो हो जाए, मतलब 18 की जगह 28 हो जाए, तो आप यहाँ पे एडिट करके आगे और बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर कुछ भी हो, मैं आज की डेट डाल दूँ 21/6/2020, तो यहाँ पे जो भी मेरा रेट है, जो भी मतलब टैक्सेबल अमाउंट है, मैं वो कर सकता हूँ इंटरस्टेट करके, ठीक है। तो ये उस केस के लिए है जो आपको हिस्ट्री दिखा रहा है। तो ये मैं छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूँ सो डेट आपको कहीं कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, जो आमतौर पर कम मिलती है बताने को। अब यहाँ पे मैं आ गया, मुझे यहाँ प्रोडक्ट का नाम डालना है, ठीक है। मैं यहाँ पे नाम, अमीन नई टैली है तो मेरे में आपके इसमें नेम्स आएंगे, तो आपको ध्यान से सेलेक्ट करना है। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आपका जो प्रोडक्ट होगा HSN वाइज भी उठा होगा। आज के टाइम पे सारी चीज़ HSN बेसिस पे होती है, सारी चीज़ें, मतलब GST रिपोर्ट भी हमारी HSN बेस पे जाती है। तो आप प्रॉपर HSN कोड को देखते हुए ही चीज़ें डालें, और कौन सा परसेंटेज उस स्टॉक पे लगा हुआ है। कहीं आप डाल दें वहाँ पे 5% का स्टॉक और वो फिर मिसमैच हो जाए, ऐसा चीज़ें मत करिए, ठीक है। अब मुझे स्टॉक क्रिएट करना है तो मुझे यहाँ पे भी Alt+C करके ही डालना पड़ेगा। मैंने Alt+C करा, ठीक है, मेरे को स्टॉक क्रिएशन का एक वो आ गया सेकेंडरी ऑप्शन, ठीक है। तो अब मैं इसका नाम रख देता हूँ, स्टॉक का क्या है, मेरा स्टॉक का नाम है, मैं सबसे पहले SSN कोड डालता हूँ सो डेट ईजी हो जाता है चीज़ों को फाइंड करना, ठीक है, 19, क्योंकि इससे ना आइटम को ढूंढना भी आसानी हो जाता है, सारी आइटम्स खुल जाती हैं आपकी। पर आपको, आपके ऊपर है, आपको, आपके पास ज़्यादा आइटम नहीं है तो आप नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये मेरा HSN कोड है। अब मेरे आइटम का नाम है पेनेक्स जिन सेंग एक्सट्रैक्ट 20%, ठीक है। अब इसमें अगर आपको हेड्स बनाने हैं कुछ, मतलब एक आपको अगर रॉ, मैं जैसे बना लेता हूँ तो मैं इसको दो चीज़ों में बना सकता हूँ, या तो रॉ बना सकता हूँ, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा मटेरियल, और या बना सकता हूँ फिनिश मटेरियल। मतलब मैं तो रॉ, इसको मैं माल खरीदता ही हूँ तो मेरा ट्रेडिंग है, तो मैं इसे फिनिश बना देता हूँ, ठीक है, फिनिश्ड। मतलब अगर आप नहीं भी बनाओगे, अगर आप यहाँ कुछ भी नहीं बनाओगे तो स्टॉक समरी में आ जाएगा। मैं इसको अभी आपको दोबारा से मतलब दिखा दूंगा कैसे इसको हम डालते हैं उस हेड में, ठीक है। अभी मैं प्राइमरी कर रहा हूँ क्योंकि आपको चीज़ आगे बतानी है मुझे, तो मैं इसे प्राइमरी में रख रहा हूँ। मैं आपको दिखा दूंगा इसको कैसे किस हेड में डालते हैं, ठीक है। ग्रुपिंग करना भी मैं आपको बताऊंगा इसमें वीडियो में। तो अब मैं इसमें यूनिट्स डालता हूँ। यूनिट्स को डालने के लिए भी आपको ऑल्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये बेसिकली है तो पीसेज में, नहीं केजीज में है, ठीक है। तो मैं इसे केजी कर देता हूँ। फॉर्मल नेम इसका आ जाएगा किलोग्राम, ठीक है। नीचे आएंगे तो ये इसके पास कुछ यूनिट्स होती हैं, इसने GST मतलब टैली के अंदर खुद ही अपडेट हुआ है तो खुद ही आता है ये, ठीक है। ऐसे मैं केजी कर देता हूँ तो KGS हो जाएगा, ऊपर भी KGS कर देते हैं, मैंने केजी लिखा हुआ है, ठीक है। मैच हो गया। डेसिमल लगाना है, मतलब 5.70
कुछ भी ऐसा हो तो मैं 2 डेसिमल डाल देता हूँ। वैसे अगर आपके केस में नहीं है, जैसे आपके केस में अगर 5.7 डालोगे तो वो 6 कर देगा, मतलब 5 के बाद वो राउंड ऑफ कर देगा ना उसे। तो अगर आपके में डेसिमल मतलब आपके में एक एक मतलब ग्राम का भी अगर हिसाब है तो आप इसे 2 कर सकते हो, बट अगर नहीं है मैं 2 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप अगर जीएसटी एप्लीकेबल, जीएसटी आपने एप्लीकेबल कर दिया है, इसके आगे आप यस कर दीजिए। एचएसएन कोड डाल दीजिए, मेरा तो ऊपर दिख रहा है, मैं वहीं से टॉप कर लेता हूँ 0130219919, ठीक है। उसके बाद वैल्यू पे लगना चाहिए, बिल्कुल मेरा वैल्यू पे लगेगा। टैक्सेबल है 18% है, ओके। नेचर ऑफ सप्लाई मतलब क्या है, वो सर्विस है गुड है, तो मेरा गुड्स है, ठीक है। इस पे रेट क्या लग रहा है 18%, मैंने 18% कर दिया और मैं इसे एंटर मार देता हूँ, ठीक है। अब इनकेस अगर मेरा 5.7 है तो मेरा 5.7 ही उठाएगा, ये मतलब 6 नहीं करेगा। 5 से 4 करूंगा तो 5 करता है, मतलब आपको पता है ना राउंड ऑफ बिलो 5 तो 5 और बिलो अबव 5 तो 6, ठीक है, वही चीज़ है। तो मेरे में केस में तो 5 ही केजी है, ठीक है। रेट मेरा 1230 है, ठीक है। यहाँ मैंने रेट डाल दिया है और इसका अमाउंट डाल दिया है, ठीक है। अब इन केस आपको रेट निकालने को भी बोला जाए कि आपको अगर बोल दें कि बिल अगर आपको काटना है 18,000 का ही, कि आपको 18,000 का इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है, तो आप रिवर्स कैलकुलेशन कैसे करें, तो ये मैं आपको समझाता हूँ। ये कैलकुलेटर है, मैं आपको बताता हूँ, इसको कंट्रोल एन से खोलते हैं, ठीक है। अब आपको सामने वाला बोलता है कि यार मतलब आपके बॉस ही बोलते हैं यार एक बिल काट दे 25,000 रुपये का और जीएसटी इसमें इंक्लूडेड है, 18% जीएसटी लगा दियो, तब कैसे करें। तो आपने क्या करना है, 25,000 आपकी टोटल वैल्यू है, अगर आपको वैल्यू बता दे टोटल वैल्यू इतनी काटनी है, इस पे इंक्लूडेड जीएसटी है, मतलब जीएसटी इसके अंदर लगा हुआ है। जैसे आप मोबाइल भी लेते हो तो इसके अंदर जीएसटी लगा ही होता है, 15-20 रुपये का उसके अंदर जीएसटी लग के ही आता है। तो ऐसी अगर सिचुएशन हो तो आप क्या करें, तो आपको क्या करना है, जो भी टैक्स रेट लग रहा है, जैसे मोबाइल पे अभी तो टैक्स रेट 12 हो गया है, ठीक है। अगर 25,000 का कोई मोबाइल लेता है तो अगर उसमें कोई बिल काटने को बोलता है हमारे वहाँ से कि बिल काट दो 25,000 रुपये का, तो पहले तो 5% लगता था जीएसटी, अब 12% लगता है मोबाइल में, तो 1.12, ठीक है। एंटर मार दोगे तो ये आपकी वैल्यू निकल जाएगी, ग्रॉस वैल्यू। आप वो रेट डाल के देन फिर आप उस पर जैसे अगर 22,321 का अगर मैं 0.42 का अगर 12% करता हूँ तो ये टैक्स निकल जाएगा। मैं दोनों वैल्यू जोड़ता हूँ तो 22,321.42 प्लस 2,678.57, तो मेरी पूरी वैल्यू मैच हो जाए। राउंड ऑफ करूंगा तो 25,000 का पूरा बिल बन गया, ठीक है। सेम चीज़ 18 में है। अगर 18 में आपको कोई बोलता है कि भैया कोई एक प्रॉपर मेरा इन्वर्टर काट दो, 25,000 रुपये का इन्वर्टर है जिसपे जीएसटी लगता है 5%, तो 25,000 डिवाइड बाय 1.05, ठीक है, डिवाइड कर दिया, 23,000 कुछ की वैल्यू निकल गई, 23,809 की हमारी ग्रॉस वैल्यू हो गई। एक पीस 23,809 का 0.52 का हमारा हो गया। इस पर मैं 5% जीएसटी जोड़ता हूँ, तो मैं अगर दोनों की वैल्यू जोड़ता हूँ 23,809.52 प्लस 1,190.47, देखिए 25,000 रुपये का हो गया। तो आपको अगर ये रिवर्स कैलकुलेशन करनी नहीं आती है तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। रिवर्स कैलकुलेशन करना बहुत ईजी है, आपको बस थोड़ा सा माइंड लगाना है, ओके। तो ये मैंने डाल दिया है, ठीक है। रिवर्स कैलकुलेशन की बात पे आ गए थे तो बाकी भी चीज़ तो भूल गए। अब इस पे जब हम लोकल बिल काटते हैं तो हम काटते हैं SGST CGST, ठीक है। अभी मैं इसमें आपको वैसे एक एरर करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैंने बनाया CGST ड्यूटी एंड टैक्सेस, यहाँ पे लगाया GST, ये लगा दिया मैंने स्टेट टैक्स, ठीक है। परसेंट ऑफ कैलकुलेशन डालना डाल दीजिए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। डालेंगे तो वहाँ पे वो लिखा आ जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा 9% लिख दूंगा तो वहाँ 9% लिखा आ जाएगा। चलो मैं कर देता हूँ, वैसे नहीं भी डालोगे तो भी उठा लेगा टैक्स वो। 9 कर दिया, 9% दिखा दिया, ठीक है। यहाँ दिखा दें CGST, यहाँ लिखते हैं GST ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST, यहाँ पे लगेगा स्टेट, स्टेट तो बना दिया सेंट्रल, यहाँ पे मैं से 0 कर देता हूँ, फिर भी उठा लेगा वैसे उठाना होगा तो, ठीक है। मैं से कर ही देता हूँ, अजीब लग रहा है। अब आप कहेंगे ये टैक्स लगा क्यों नहीं, लगा इसलिए नहीं ये टैक्स क्योंकि मैंने जो सेल काटी है वो काटी है इंटर स्टेट की, और मैं लगा रहा हूँ जो टैक्स लोकल, ये जो लगता है लोकल में लगता है। मुझे बनाना है यहाँ पे हेड IGST, ठीक है। IGST बनाया, ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST, इसको बनाया इंटरस्टेट, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। लिखना आपको अगर रेलेवेंट है तो आप लगा लीजिए। इससे मेरे दोनों टैक्स उठ जाएंगे, 12 भी उठ जाएगा, 18 भी उठ जाएगा। अगर आपको
प्रॉपर एक हेड्स की अकाउंटिंग करनी है तो आप यहाँ पे लिखिए, अदरवाइज आपको अगर दोनों में मिक्स करके बनाना है, क्योंकि हमें बाद में एडजस्टमेंट एंट्री भी माननी होती है, तो उस केस के लिए थोड़ा सा ये हेड्स बढ़ जाते हैं, तो डबल डबल एंट्री माननी पड़ती है, इस करके मैं लिखता नहीं हूँ। वैसे अगर आप कोई प्रॉपर जिसमें आपके एक बिल में दो जीएसटी लगते हैं, मतलब एक बिल में आपका 5% भी लग रहा है, एक बिल में आपका 9% भी लग रहा है, तो उस केस में आप अलग अलग ही सेपरेट करिए। बट अगर आपका एक बिल में एक ही टैक्स लग रहा है तो आप इसको एक ही टैक्स में रहने दीजिए, ठीक है। मेरी बात का मतलब ये है कि अगर आपके बिल्स में एक बिल्स में दो टैक्स लग रहे हैं, 5% का भी और 12% का, तो आप यहाँ पे मेंशन करिए जो भी आपका रेट है, IGST 18%, मतलब SGST 9%, CGST जो भी आपके परसेंटेज है वो मेंशन करिए, ठीक है। तो ये इसने उठा लिया है, ठीक है। इनको हटाने के लिए अगर मुझे हटाना है तो उसको कम कर देंगे, END, एंड ऑफ द लिस्ट, ठीक है। ये IGST है, ये उठ गया है, ये मेरी वैल्यू हो गई 7257 की, ठीक है। इसको मैंने सेव कर दिया। अब जब भी हमें सेल की रिपोर्ट खोलनी होती है, DAS, ठीक है। ये बेसिकली जो मेरा बिल कट रहा है अप्रैल का नहीं है, मैंने डेट पर ध्यान नहीं दिया, मैं आपको शुरुआत में बताना भूल गया। तो डेट हमारी जो बिल की है वो 15 तारीख है, 15 तारीख में मुझे बिल काटना है, 15 जून 2020, ठीक है। कंट्रोल A कर लेते हैं। अब बिल का निकालना है प्रिंट आउट, ठीक है। तो बिल को प्रिंट करने के लिए यहाँ पे देखिए, वैसे ऊपर कमांड्स भी आ रही है, ये माइनस का जो निशान है अल्ट का है, मतलब Alt P, Alt E, Alt M। मैं आपको एक ईमेल की वीडियो भी डाल चुका हूँ पहले वीडियो में, कि हमें कैसे अपने टैली के सर्वर से ईमेल करते हैं। अगर आपको वो चीज़ देखनी है तो आप वहाँ पे जाके उसे देख लो पहले, ठीक है, मतलब देख लेना बाद में। तो मुझे प्रिंट करना है तो मैं Alt P करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपसे बोलेगा प्रिंटर का नाम, कॉपीज़, नीट, ऑल टाइप चीज़ें। अब इसमें क्या होता है, कई बार हम ना जल्दी जल्दी करते हैं, तो अगर हमें थोड़ा बहुत चलाना आ जाता है तो हम क्या करते हैं, फटाफट में एक कमांड करते हैं ऑल्ट आर करते हैं, तो यहाँ पे देखो चेंज हो गया, नीट और प्री प्रिंटेड पेपर हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है ना, जब मैं आपको प्रीव्यू दिखाऊंगा तो मेरे साथ भी बहुत बार होता था, तो ये कुछ ऐसा हो जाता था और मैं ठीक करने के में बहुत टाइम लग जाता था। मैं कहता था ये होता क्या है, तो बेसिकली ये प्रॉब्लम हो जाती है, जब हम नीट कर देते हैं तो ये सारा ब्लैंक हो जाता है, तो ये देखने में भी अजीब लगता है, यार हो क्या गया, मतलब ये नाम, मतलब बॉर्डर कहाँ चले गए इसके, ये तो ठीक है बट बॉर्डर कहाँ चले गए इसके। तो ये जो आपकी, जब हम जल्दी जल्दी करते हैं तो हम Alt P की जगह पे Alt R दबा देते हैं, ये हो जाता है। नीट मोड से हम प्री प्रिंटेड पेपर में ले आते हैं, नीट मोड पे आ जाइए और फिर प्रीव्यू देखिए, कुछ इस टाइप का होता है। लोगों की वीडियो भी डाल चुका हूँ, यहाँ पे लोग ऐसे लगाते हैं, वो भी आप वहाँ से देख लीजिएगा, लोग ऐसे लगाते हैं। ये कुछ इस टाइप का होता है, यहाँ नाम आ जाता है या पार्टी का नाम आ जाता है, ये इनवॉइस नंबर, ये डेट, ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट बाय हैंड, ये यहाँ पे HSN कोड, उस पर टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स, ठीक है। इसमें इसके ऑथराइज सिग्नेचरी के सिग्नेचर प्लस स्टैंप लग जाती है, ठीक है। इसमें अपनी बैंक डिटेल्स भी मेंशन कर सकते हैं, वो भी तरीका मैं आपको बताता हूँ कि बैंक डिटेल कैसे मेंशन करते हैं, ठीक है। तो ये तो चीज़ें एक नॉर्मल इन्वॉइस ही थी, ठीक है। इसमें भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, ठीक है। अब मैं आपको बैंक को ऐड कैसे करते हैं वो चीज़ बता दूँ, कि मैंने बैंक ऐड नहीं किया आपके केस में, पहले तो आपको बैंक ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, देन आप आगे कर सकते हैं। तो मैं पहले बैंक ऐड कर लेता हूँ। बैंक ऐड करने के लिए सबसे पहले मुझे अकाउंट में जाना पड़ेगा, लेजर में और क्रिएट में, ठीक है। बैंक का नाम मतलब मेरा जो है वो GK ट्रेडिंग कंपनी है, तो GK ट्रेडिंग कंपनी मैं लिख देता हूँ उसमें, GK ट्रेडिंग कंपनी। यहाँ पे मैं बैंक कर देता हूँ। बैंक में भी बहुत से अकाउंट है, OCC अकाउंट है, OD अकाउंट है। अगर आपका OD अकाउंट है तो आप OD अकाउंट के हेड में डालें, अगर आपका नॉर्मल अकाउंट है तो आप बैंक अकाउंट में डालें, ठीक है। अकाउंट होल्डर नेम GK ट्रेडिंग कंपनी, यहाँ मैं अकाउंट नंबर लिख देता हूँ 84782010000428, जो भी आपका रेलेवेंट है आप उसमें डालेंगे, ठीक है। IFSC कोड डाल देते हैं CNRB0008478, ठीक है। बैंक नेम कैनरा बैंक है, जैसे आपके IFSC कोड से समझ में आ रहा है। ब्रांच आपकी रोहिणी की है, तो ये डाल देते हैं। अगर चेकबुक भी आपको इसमें वो करनी है कॉन्फ़िगरेशन, तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती चली जाएगी और फिर बोरिंग टाइप का लगता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बता दूंगा, जो रेलेवेंट्स हैं, जो कंपनी के केस में जो हमें ज़रूरी है, मैं वो आपको इस वीडियो में ख़त्म कर रहा हूँ। बाकी चीज़ें जो होंगी मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। ये मैंने डाल दिया है। GST नंबर अगर कोई है बैंक का तो डाल दीजिए, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैंने यहाँ डाल दिया, बैंक की डिटेल डाल दी है। यहाँ पे मैं बिल खोलता हूँ, ठीक है। इस पर मैं अब Alt P करता हूँ। Alt P करने के बाद मैं इसमें कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, ठीक है। मतलब पहले मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ, मैं Alt P कर रहा हूँ,
ठीक है। ऑल्ट पी करने के बाद F12 में कॉन्फ़िगरेशन खुल जाती है। ये कुछ इस टाइप का होता है कि आपको कुछ लिखना है, जैसे परफॉर्मा इनवॉइस लिखना है या जॉब वर्क इनवॉइस लिखना है, तो टाइटल आ जाता है ऊपर, जो हमने प्रीव्यू में देखा था। सिंपल फॉर्मेट में बिल्कुल सिंपल हो जाता है, बीच में सब आ जाता है। कस्टमर सिग्नेचर आप एप्लीकेबल कर दीजिए, करवाने होंगे तो मेलिंग डिटेल्स डाल दीजिए, उस बंदे का प्रॉपर मेलिंग डिटेल आ जाएगा। ठीक है। प्रिंट एड्रेस इन कंटिन्यूस लाइन, इसे भी यस कर दीजिए क्योंकि वो प्रॉपर उसकी लाइन में आ जाएगा। बैंक डिटेल में आइए, इसे यस कर दीजिए। आपके जो जो बैंक्स होंगे वो यहाँ आएंगे। ठीक है। तो मैंने जो मेरा बैंक है, मैंने जीके ट्रेडिंग कंपनी का एक डाल दिया यहाँ पे। ठीक है। तो ये मतलब मैंने नाम गलत डाल दिया है, एक्चुअल में मुझे नाम मतलब गलती करी है, मतलब मैंने गलती जानबूझ के दिखाई है वो, कि आपको पता लगे मैंने क्या किया है। अब जब मैं आपको प्रीव्यू दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है। अब आप देखेंगे तो नीचे कुछ आ रहा है, देखिए बैंक का नाम क्या है, जीके ट्रेडिंग कंपनी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो बैंक का नाम हमारा क्या है, कैनरा बैंक है, तो हमें वहाँ पे जाके इसे ठीक करना पड़ेगा। इसे भी आप ठीक कर सकते हैं, मतलब ये मैंने करके दिखाया कि आपको मतलब जो एरर्स हम कर देते हैं जल्दी जल्दी में, इसको रिजोल्यूशन कैसे कर सकते हैं। आप सिंपल अकाउंट इन्फो में गए, लेजर में गए, अल्टर में गए, यहाँ पे देखिए आपका एक लेजर आ रहा होगा, जीके ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है। तो इसको आप कर दीजिए कैनरा बैंक। ठीक है। और इसे कंट्रोल कर दीजिए, तो खत्म हो गया। तो अगर कोई जीएसटी नंबर है उसका डाल दीजिए। अब इसको प्रीव्यू करेंगे तो प्रीव्यू कुछ इस प्रकार का दिखेगा आपको। अभी तो इसमें ऑप्शन आया नहीं है, मुझे ऑप्शन से दोबारा इसके खोलने पड़ेंगे। प्रीव्यू F12, यहाँ पे यस करेंगे, ये डिफ़ॉल्ट मिला था, अब इसे कैनरा बैंक कर देते हैं। ठीक है। यहाँ कंपनी का जीएसटी नंबर, ये सब HSN डिटेल्स, तो ये सारी चीज़, स्टेट लेवल कोड, ये सारी चीज़ें खोल सकता है। अब ये देखिए, अभी अच्छा लग रहा है। तो पार्टी है, यहाँ से देख के सीधा आपका अकाउंट नंबर हो करके NEFT कर सकती है। तो ये चीज़ें एक बिल में होना बहुत ज़रूरी है। इनवॉइस नंबर, डेट, डिलीवरी नोट अगर है, मोड ऑफ पेमेंट तो आजकल बेसिकली मांगती हैं सारे, भाई मोड ऑफ पेमेंट क्या है। अगर आपका माल ट्रांसपोर्ट के थ्रू है तो डिस्पैच और डेस्टिनेशन डालना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। टर्म ऑफ डिलीवरी, बाय रोड, बाय सरफेस, जो भी है, आप सारी चीज़ें मतलब आप एक मतलब बिलिंग पोर्शन में है तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। ठीक है। इनवॉइस का नाम, ये वो, अगर प्रॉपर आप सारी चीज़ें संभालें तो भी आपको ध्यान रखनी होती है। मगर आप एक पर्टिकुलर सेक्शन में आपको सेल्स के बिल ही काटने खाली, तो आपको ध्यान रखनी है। और आप वैसे अगर सीनियर लेवल पे काम कर रहे हैं और आपको सारी चीज़ें देखनी है तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी ही देखनी है। ठीक है। तो ये बिल है, अगर उसका प्रिंट आउट निकालेंगे, इसका प्रिंट आउट निकल जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको प्रिंटर सेलेक्ट करना होता है। ऑल्ट पी करिए, यहाँ पे देखिए आपके बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। सिलेक्ट प्रिंटर करने के लिए ऑल्ट एस होता है, बट यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है एस माइनस मतलब ऑल्ट। यहाँ पे जो भी आपका प्रिंटर है, जो भी एप्लीकेबल है, वो आप अपना प्रिंटर जो भी अवेलेबल है वो रेडी के मोड पे होगा, आप उसे सेट कर लीजिए, आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा। ठीक है। तो ये तो एक सिंपल मैंने आपको बिलिंग का एक स्ट्रक्चर बता दिया। अब मैं स्टॉक्स में आता हूँ। देखिए ये स्टॉक मेरा नेगेटिव दिखा रहा है, मैं इसको अभी पॉजिटिव करके भी दिखाऊंगा। ठीक है। तो ये स्टॉक को मुझे डालना है एक हेड में, ये मेरा एक फिनिश गुड है, तो मैं इसको ऑल्ट एंटर कर देता हूँ। मैंने उस टाइम आपको दिखाया था। अब इसको मैंने कैसे किया है, ऑल्ट एंटर किया है। ऑल्ट एंटर करते ही मैं उसके अंदर अल्टर कर सकता हूँ, मतलब मुझे बार बार वहाँ पे अकाउंटिंग इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपल ऑल्ट एंटर मार के चीज़ों में एंटर कर सकता हूँ। ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूँ फिनिश गुड। ठीक है। अब ये मेरा चला गया फिनिश गुड्स में। फिनिश गुड मेरे के साइड में है, वो देख लेते हैं। ये हमारा आएगा ग्रुप्स में, फिनिश इन्वेंट्री में, सॉरी इन्वेंट्री में वाउचर टाइप, फिर यहाँ पे अल्टर मतलब स्टॉक आइटम जो मेरी थी, ये मेरी स्टॉक थी, ये मैंने डाली फिनिश गुड में। इसमें कौन से हेड में जा रहा है, ये जाएगा हमारा प्राइमरी हेड में। ठीक है। तो अब मैं इसको आपको स्टॉक समरी में दिखा देता हूँ। स्टॉक समरी, इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक ग्रुप, फिनिश गुड,
इस पर GST डिटेल डालने को बोलेगा, अगर डालनी है तो आप डाल दीजिए। इसको शुड क्वांटिटी टुड बी एडेड, मतलब क्वांटिटी का ऑप्शन मैंने नहीं खोला था, इस करके नहीं आ रहा था ये, मतलब जो क्वांटिटीज़ हैं उसके अंदर आएंगी सब हेड्स में। अब ये जो नेगेटिव हो रहा है 5 kg से, इसको मैं कैसे इसको पॉजिटिव में लाऊं, इस चीज़ के लिए मैं कुछ चीज़ें वो करता हूँ, मतलब आपको पहले समझा देता हूँ। एक्चुअली में क्या होता है, ये जो मेरा नेगेटिव आया हुआ है ये क्यों आया हुआ है, क्योंकि मैंने आउट कर दिया बट मैंने कुछ इनमें लिया नहीं, इसलिए नेगेटिव हो गया है। ठीक है, इन शॉर्ट कि मेरे पास मैंने यहाँ से आउट तो कर दिया बट मेरे पास अंदर में कुछ लेने के लिए है नहीं, तो मुझे या तो उसकी परचेज चाहिए, ठीक है, या मैं इस चीज़ को बनाऊँ, जो ये चीज़ है जो भी है ये, मतलब जो मैंने फिनिश गुड बनाया है इसमें मुझे क्या क्या आइटम लगी हैं। अगर मैंने मतलब ये एक बेसिकली एक केमिकल है, पाउडर है जो हमारे बिकता है, तो इसको बनाने जो जो इसके रॉ मटेरियल्स हैं इसको करके मैं आगे बेच दूँ, या मैं किसी से पीछे से इसको ये परचेज ही कर लूँ, मतलब ट्रेडिंग कर लूँ। ठीक है, खरीदूँ 10 का बेचूँ 15 का जैसे। ठीक है, तो ये हमने ट्रेडिंग ही किया है, मतलब हमने बनाया तो नहीं है। तो मैं सिंपल इसकी एक परचेज के एंट्री डाल देता हूँ, कैसे दिखाता हूँ। परचेज में गए, ठीक है, इसको भी आप मैनुअल कर सकते हो, जैसे मैंने अभी इसको इसका बताया था ना सेल्स का, मतलब परचेज इनवॉइस नंबर, जो सेलर का इनवॉइस नंबर है वो आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा इनवॉइस नंबर है, सेलर का इनवॉइस नंबर है। ठीक है, कैश में है तो मैं कुछ भी डाल देता हूँ 001। ठीक है, 15 जून को ही लिया है क्योंकि 15 जून को ही आउट किया है। ठीक है, 14 ले लेते हैं और इजी हो जाएगा, चीज़ें समझ में आती हैं। 14 ले लेते हैं, यहाँ पे भी यहाँ कर देते हैं कैश। ठीक है, और यहाँ पे परचेज का भी हेड बनाना पड़ेगा, जैसे ऑल्ट 3 करेंगे, परचेज मैंने कर दिया लोकल से। ठीक है, आपको जो SGST CGST की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी। परचेज इंट्रा स्टेट, ठीक है, इसे डाल देते हैं परचेज अकाउंट में। ठीक है, अगर ये एक्सेशन कोड डालने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे डाल दीजिए परचेज टैक्सेबल। वहाँ पे मैंने डाला था इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। ठीक है, यहाँ पे भी होंगे वैसे, ये रहा इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। ठीक है, निल रेटेड है, एग्जाम्प्ट है, इंटर स्टेट परचेज एग्जाम्प्ट भी है। ठीक है, पर यहाँ पे मुझे जो डालना है वो परचेज टैक्सेबल में डालना है। ठीक है, मैंने परचेज टैक्सेबल डाल दिया। यहाँ पे मैं इसे डाल देता हूँ अंडर द हेड, इसको मैं डाल देता हूँ 18% में लिया है मैंने। ठीक है, अब ये आइटम है मेरी जो नेगेटिव हुई है, 5 ले लेता हूँ, या मैं अगर से 10 भी लूँगा 5 मेरा वो आ जाएगा पॉजिटिव में। ठीक है, तो मैं इसे 10 ले लेता हूँ। ठीक है, 10 और रेट ले लेता हूँ। मैंने जो लास्ट टाइम जो रेट आउट किया था वो किया था 1230 रुपये में आउट किया था, मैं इसे 1000 रुपये में इन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे टैक्स लगा लेता हूँ SGST, बट मुझे इसका इनपुट मिलेगा नहीं, वो मैं बात बताऊँगा क्यों। यहाँ मैं तो स्टॉक जनरल भी मार सकता था, मैंने परचेज कैश में इसलिए ली क्योंकि मुझे अपना खर्चा भी मतलब दिखाना था कि मैं कैश में परचेज कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे इसका इनपुट तो मिलेगा नहीं जनरली, बट इसका मैं आपको स्टॉक समरी में इम्पैक्ट दिखा रहा हूँ। ये देखिए 5 मेरे पास बचे हुए हैं, अभी 5000 की वैल्यू का मेरे पास ये पड़ा हुआ है। ठीक है, 5 मैं आउट कर चुका हूँ। अगर मैं इसको आपको ओपनिंग और क्लोजिंग करके दिखाऊँ तो और ईजी हो जाएगा। यहाँ पे आपका ओपनिंग इनवर्ड मतलब परचेज, आउटवर्ड मतलब सेल। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस। इसमें आपको प्रॉफिट भी दिखा सकता हूँ मैं, प्रॉफिट का भी ऑप्शन आता है एक मिनट रुकिए, हाँ ये ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस वैल्यू। ठीक है, ये देखिए 18% का प्रॉफिट दिखा दिया ना उसने, भी लिया इतने का था बेच दिया इतने का, तो 1500 1050 का जो प्रॉफिट हुआ है ये 18% का प्रॉफिट मुझे हो गया। ठीक है, मीन्स ओपनिंग में मेरे पास कुछ नहीं था, इनवर्ड किया मैंने 10 kg, बेच कितना दिया 5 kg। ठीक है, खरीदा था 10,000 का, 5 kg बेच दिया 6050 का, मतलब 5 में से अगर मैं 6050 घटाऊंगा तो 1150 का मुझे प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अभी मेरे पास 5000 रुपये बचा हुआ है, अगर मैं उसे भी काट दूंगा तो मेरे को 2000 कुछ का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये ट्रेडिंग हो गई हमारी। ठीक है, इससे मेरा स्टॉक भी मतलब नेगेटिव नहीं हुआ। आप भी अपना जब स्टॉक समरी देखोगे तो आपको स्टॉक ध्यान में रखते हुए चलना है कि आपका स्टॉक नेगेटिव ना हो, स्टॉक आपका पॉजिटिव होना चाहिए अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में है और ट्रेडिंग में भी हैं तो। ठीक है, ओके, तो ये तो मैंने मतलब आपको बेसिक चीज़ें बता दी सेल और परचेज की।
ठीक है, फिर बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, कि प्रॉफिट एंड लॉस में बंदों को देखने में दिक्कत होती है क्या नहीं। ठीक है, अभी तो ये फिगर्स कम है तो आपको देखने में आसान लग रहा है। एक ही बिल कटा था और एक परचेज थी, तो इस हिसाब से मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 5,000 बचा हुआ है, तो 11,050 की फिगर यहाँ पे खड़ी है। तो मेरे पास जो प्रॉफिट हुआ है वो जो भी मैंने आपको दिखाया था 1,150 का हुआ है, यही मेरा नेट प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये चीज़ें नॉर्मल है, मतलब ऐसे आपको ध्यान में रखना है कि आपकी सेल कितनी है और क्लोजिंग स्टॉक जोड़ के आपके पास नेट कितना, मतलब जो क्रेडिट साइड है वहाँ पे कितना बन रहा है, और आपकी परचेज और ओपनिंग मिला के आपकी जो फिगर है वो जो आपकी ट्रेडिंग अकाउंट की फिगर आती है, मतलब जो सेल में से परचेज और ओपनिंग लेस करके सेल में क्लोजिंग स्टॉक जोड़ के और ओपनिंग माइनस परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस को जोड़ के जो फिगर आती है वो मतलब प्रॉफिट है लॉस है, ये चीज़ आपको देखनी है। ठीक है, फिर बैलेंस शीट में आते हैं। बैलेंस शीट में कुछ होगा नहीं, सिंपल एक करंट लायबिलिटी होगी टैक्स की। ठीक है, ये डिविडेंड टैक्सेस की है जो मैंने मतलब अभी इनपुट, मुझे इसका इनपुट तो मिलेगा नहीं, तो मेरा जो पेबल बन रहा है वो यही बन रहा है, ये मुझे गवर्नमेंट को जमा कराना है IGST, ये मैं जमा करा दूंगा तो ये नॉक ऑफ हो जाएगा। ठीक है, डेबिट में आके। और करंट एसेट्स में हमारे ये सन्ड्री डेटर्स जो उससे हमें पैसे लेने हैं, ये अगर पैसा दे देगा मुझे चेक में या कैश में तो ये जीरो हो जाएगा। स्टॉक मेरा ये खड़ा ही है। कैश इन हैंड मेरा जो मैं नेगेटिव जा चुका है, देखो रेड का निशान आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास कैश में जनरेट कर नहीं रखा है तो ये नेगेटिव है। इसको भी मतलब प्रॉपर हम जब अकाउंटिंग सिस्टमेटिक अकाउंट में आते हैं तो उसको भी हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, ये तो सिंपल एक छोटा सा बिल था, मैंने कंपनी क्रिएट करके आपको छोटी मोटी चीज़ें बताई थी जो मतलब आपको इंस्टीट्यूट में सीखने को नहीं मिलती हैं, वो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैंने आपको बेसिक बताया है। अब मैं आपको छोटा मोटा जैसे जहाँ मतलब बंदों को दिक्कत आती है वो चीज़ बताता हूँ। जैसे हम एंट्रीज मारते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, अब इसमें क्या है कि पहले ना आप ये देख लीजिए, ये सारी एंट्री जो है सिंगल एंट्री मोड पे हैं। सिंगल एंट्री डबल एंट्री तो हमने पढ़ा हुआ है अकाउंट्स में। ठीक है, आज जिसने नहीं भी पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ सिंगल एंट्री डबल एंट्री क्या होता है। जब सिंगल एंट्री है, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे ऊपर अकाउंट्स आ रहा है, नीचे आपका मतलब ऊपर एक अकाउंट आ रहा है, नीचे आपको डिटेल में लिखना पड़ रहा है सारी चीज़ों में, देखो पेमेंट्स में, रिसिप्ट्स में, ये सिंगल एंट्री मोड है। ठीक है, इसे आपको अगर बंद भी करना है तो आप इसको यहाँ से बंद करोगे। जैसे मैं कॉन्ट्रा में आ जाता हूँ, अगर मुझे एंट्री को मतलब बंद करना है, सिंगल एंट्री मोड को मुझे हटाना है, F12 करेंगे दोबारा से, ये लिखा है ना सिंगल एंट्री मोड पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वाउचर। ठीक है, तो इस सिंगल एंट्री मोड अगर मैं क्या कहते हैं हटाना चाहता हूँ तो मैं इसको नो कर दूंगा, और मेरा ये 2 और बाय की भी फिगर आ रही है। 2 बाय हम पढ़ चुके हैं, बट हम मुझे डेबिट क्रेडिट में समझ में आता है तो मैं डेबिट क्रेडिट कर देता हूँ। 2 बाय में भी कर सकते हैं, बट जैसा आपको ठीक लगे। अब जब हम सिंगल एंट्री मोड में करते हैं तो सिंगल एंट्री मोड पे जो होता है वो बहुत मतलब एक रटा रटाया सा फॉर्मेट होता है, वो हमें रट जाता है। मतलब किसी पेमेंट आ रही तो बैंक का, जैसे मैं आपको बताता हूँ, सिंगल एंट्री मोड यस कर देते हैं। अब जैसे मेरे किसी उससे पेमेंट आ गई उसी से मेरी, है ना, तो मेरी पेमेंट आ गई 16 में, मतलब 17 में आ गई पेमेंट मेरी, 17/6 में। ठीक है, अब मैं यहाँ कर दूंगा कैश। ठीक है, ये क्या नाम था सर, केशवानी, बस मुझे रट गया कि भाई यहाँ मुझे कैश डालना है, यहाँ मेरे को पार्टी का नाम डालना है, और कितना अमाउंट था उससे 7,257 रुपये। लो एडजस्ट कर दिया मैंने बिल, ये मुझे रटा हुआ है। अब पेमेंट कर दी, पेमेंट पे गई जी, यहाँ पे मैंने कर दिया कैश, उसका नाम मतलब कोई भी मैं क्रेडिटर हो गया XYZ, कैश में कोई भी नाम डाल दिया, नवीन या कुछ भी। ठीक है, उसकी पेमेंट कर दी, या मैं इसी को पेमेंट कर दी। एक तरह से ऐसा होता नहीं है कि हम डेटर से कोई पेमेंट कर दे, क्योंकि इससे तो पैसे लेने हैं। मतलब एक तरह से मैं नाम बता रहा हूँ, जैसे मैंने इसको ही पेमेंट कर दी और ये जो भी डाल दिया फिगर और यस कर दिया तो रट गया है। मतलब हमें पता ही नहीं कि हमने क्या डेबिट कर रहे हैं क्या क्रेडिट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है सिंगल एंट्री मोड में, क्योंकि रटे रिटाई फिगर होती है। आपको ध्यान रखना है कि आपको हमेशा डबल एंट्री मोड पे अकाउंटिंग करनी है। ठीक है, उससे क्या होता है चीज़ें आपको समझ में भी आती हैं और आपको डेबिट क्रेडिट का एक्चुअल मीन भी पता लग जाता है कि हाँ एक्चुअल में डेबिट क्रेडिट कर क्या रहा है। ठीक है, अब मैं इसको नो कर देता हूँ। ठीक है, ये बोल रहा है कि यूज पेमेंट रिसिप्ट एज कॉन्ट्रा, क्योंकि जो हमारी पेमेंट्स की एंट्री होती हैं वो हमेशा कॉन्ट्रा की होती हैं, तो ये आपको वही चीज़ आपको अवेयर कर रहा है कि आपको मतलब जो मतलब पेमेंट और रिसिप्ट है वो कॉन्ट्रा में ले सकते हो कि नहीं ले सकते, मतलब रिसिप्ट अब पेमेंट में डाल सकते हो कॉन्ट्रा की एंट्री, तो आपको कॉन्ट्रा ही माननी है। वो कॉन्ट्रा का एक हेड बना रखा है, इसलिए जो भी आपको कैश जमा कराते हो और कैश डिपॉजिट कराते हो सब कॉन्ट्रा में ही रखो, आप उसे पेमेंट और रिसिप्ट में डालकर अकाउंट ख़राब मत करो। ठीक है, तो अब जैसे मैं कॉन्ट्रा डाल देता हूँ, सपोज मैंने कैश जमा कराया
ठीक है। तो कैश जमा कराने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्रेडिट में कैश आ रहा है, कैश में जमा करा दिया 10,000 रुपये, ठीक है। देखो मेरा कैश नेगेटिव हो गया 14 से। आपको अगर नहीं भी समझ में आया तो आप वहाँ देखो, मेरा पहले 4,000 रुपये नेगेटिव था, तो मैंने 10 बढ़ा दिया तो 14,000 हो गया, ठीक है। मैंने किस में जमा करा दिया, कैनरा में 10,000 रुपये, तो कैनरा में 10,000 रुपये बैंक बढ़ गया, ठीक है। ये आपको डिनोमिनेशन बोल रहा है जमा कराने की, ठीक है। तो ये सिंपल एंट्री कॉन्ट्रा के कैश डिपॉजिट की, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दो बीइंग अमाउंट कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, ठीक है। अब आपने कैश विड्रॉ कर लिया है तो एंट्री उल्टी हो गई। अब यहाँ पे आपका बैंक हो जाएगा, बैंक से आपने 10,000 रुपये निकाल लिए, देखो बैंक जीरो हो गया आपका, ठीक है। और यहाँ आप कर दो कैश, कैश आपका वही फॉर्म में आ गया, ठीक है। बीइंग अमाउंट विड्रॉ, तो ये मतलब इसमें बंदा कंफ्यूज हो जाता है सिंगल एंट्री डबल एंट्री में, जो मतलब मेरे साथ भी कई बार हुआ है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 2014 के टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम आती हैं कॉन्ट्रा में सिंगल एंट्री मोड में, ये हम थोड़ा सा सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट हो जाते हैं और हमें चीज़ें आसान लगने लगती है, बट जब हमें सिंगल एंट्री डबल एंट्री का टाइम आता है तो हमें पता लगता है कि ये चीज़ें तो हमें पता ही नहीं है और हम तो सिर्फ रट्टा लगा के काम कर रहे हैं। तो रट्टा नहीं लगाना है, आपने सिंपल चीज़ों को समझना है। और मैं अकाउंट से रिलेटेड भी वीडियो डालता रहूँगा, मतलब आपको सारे कंसेप्ट चीज़ें बताऊंगा, कंसेप्ट क्या है, अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है, क्यों हम ड्राइंग को प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में लेते हैं, मतलब पार्टनर मतलब हमारा प्राइवेट लिमिटेड में क्यों हम ड्राइंग का यूज़ नहीं करते हैं, क्यों हम इम्प्रेस्ड का जो डायरेक्टर इम्प्रेस्ड है उसको यूज़ नहीं करते हैं एज पर पैटी कैश के रूप में। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा डीपली टाइम टू टाइम बेसिस में। पर आपको अभी जो समझने वाली चीज़ें हैं, अगर आप काम कर रहे हैं तो आप जो काम करें वो डबल एंट्री मोड पे करें। सिंगल एंट्री मोड में तब करें जब आपको डबल एंट्री मोड अच्छे से समझ में आ गया है। जब आपको समझ में आ गया डेबिट क्रेडिट है क्या, फिर तो आपको फटाफट काम करना है, तो आप सिंगल एंट्री मोड में करिए, क्योंकि सिंगल एंट्री मोड काम को आसान कर देता है और आपको लगता है कि आपको आ रहा है, पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रा में बेसिकली दिक्कत आती है लोगों को, ठीक है। और अब इसमें कई चीज़ें मैंने आपको बता दी, जैसे टैली को क्रिएट करना, टैली को वो करना, सॉफ्टवेयर मतलब आपका जो अकाउंटिंग में एंट्रीज मानना। अब जो हमारा दिक्कत आती है वो ये आती है, जब हम अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं तो हमसे जर्नल में बोला जाता है कि जर्नल का रोल क्या है। अब कॉन्ट्रा पता हो गया, कैश डिपॉजिट, पेमेंट पता हो गया, भाई किसी को पेमेंट कर दी कैश में या बैंक में, जो भी आपका बैंक है वही चढ़ाना है आपने। रिसिप्ट का भी समझ में आ गया, ये बैंक का पोर्शन हो गया, कोई पैसा आ रहा है, कोई कैश में पैसा आ रहा है तो समझ में आ रही है। परचेज हमारा आपको पता ही है, बिल काटना है, मतलब बिल आपको रिसीव चढ़ाना है, और सेल हो गया आपको बिल भेजना है, ठीक है। अब ये जो जर्नल है इसका करें क्या, ये जर्नल का पोर्शन रखा क्यों है, ये जो जर्नल का पोर्शन रखा हुआ है ये अदर जो चीज़ें हैं जैसे फिक्स्ड एसेट्स, एडजस्टमेंट्स, जो इन सब से रिलेट नहीं होती है, इन सब हेडों से, वो हम जर्नल में डालते हैं। अब जर्नल में क्या आ सकता है, जैसे आपने कोई फिक्स्ड एसेट्स ले ली, उस पर आपका इनपुट है, अब ना तो वो पार्ट है सेल का, ना वो पार्ट है मतलब परचेज का, ना वो पार्ट है क्या कहते हैं परचेज का पार्ट है, बट परचेज को आप उसमें इन्वेंट्री नहीं खड़ा कर सकते ना, तो आपको उसका एक प्रॉपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है और काफ़ी चीज़ें हैं, तो आप उसको जर्नल के थ्रू दिखाएंगे और उसका इनपुट भी क्लेम करेंगे, क्योंकि उसका आपको ओवरऑल टैक्स भी लेना है। तो वही सारी चीज़ें वो सॉफ्टवेयर में प्रॉपर चीज़ें उठाएगा, जीएसटी रिपोर्ट में आएंगी नहीं आएंगी। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि मैनुअल कैलकुलेशन करके रखो, क्योंकि ईजी हो जाता है चीज़ों को समझना और मतलब समझाने में भी कोई गलती नहीं होती है। क्योंकि मैनुअल जो मैंने आपको लास्ट वीडियो बनाई थी कैलकुलेशन ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, तो उसमें मैंने यही चीज़ आपको समझाई है कि आपका जो थोड़ा सा भी हम आप एक्सेल का यूज़ करके प्रॉपर एक रिपोर्ट बनाओगे तो आपको भी एक अश्योरिटी हो जाएगी आपका वो टेक्स्ट से मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, जो आपका रिपोर्ट बता रही है वो सही है कि नहीं है। तो टॉपिक पे आते हैं, जर्नल का यूज़ क्या है। जर्नल का यूज़ है जो इन सब में नहीं आ रही, कॉन्ट्रा में, पेमेंट में, रिसिप्ट में, सेल परचेज में जो एंट्री नहीं आ रही है, ठीक है, वो इसमें आती है। सपोज मैंने कोई फिक्स एसेट खरीद ली, ठीक है, कुछ भी खरीद लिया मैंने फिक्स एसेट, तो वो एंट्री मैं इसमें मारूंगा, टैक्स के नाम में मेरे पे कोई बिल नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि जनरल में जैसे हमारे टैक्स एडजस्टमेंट हो गई, हम जीएसटी का एडजस्टमेंट करते हैं, कोई भी एडजस्टमेंट हो गई, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं, उससे हम जनरल से ख़त्म करते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं
डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की बहुत दिक्कत होती है इसमें, मतलब बंदा काम करता तो समझ ही नहीं आता उसे डेबिट नोट है क्या, क्रेडिट नोट है क्या, डेबिट नोट का यूज़ क्या है, डेबिट नोट अगर माल आ रहा है तो क्या करूँ, डेबिट नोट लूँ क्रेडिट नोट लूँ, पार्टी ने डेबिट नोट दिया क्या इशू करूँ। मैं आपको बहुत सिंपल वे में बताता हूँ डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का मतलब। मैं ये अभी इसी से बताता हूँ। ये जो बिल काटा है ये माल गया हुआ है, ठीक है। अब सामने वाला बंदा कहता है यार मुझे माल चाहिए ही नहीं, ये तो बकवास है, क्या दे रखा है तूने, इसमें तो टूटा फूटा है, अंदर क्या है क्या नहीं, ये मुझे माल मुझे ये माल तू वापसी कर, दे दे, मुझे मुझे तेरा माल नहीं चाहिए, ले अपना माल पकड़। अब माल से पकड़ लिया, मैं यहाँ एंट्री क्या करूँ, माल तो यहाँ से आउट हो गया है, ठीक है। और मैं अगर उसका लेजर देखूं तो उससे तो पैसे लेने हैं। मैंने वो एंट्री डिलीट करी है ऑल डी करके वाउचर खोल के, क्योंकि वो तो अभी पैसे वैसे आए नहीं थे, मैंने तो आपको सिखाने के लिए मारी थी, ठीक है। पैसे तो 7,000 रुपये लेने, उसने माल वापसी कर दिया, उसने कहा ले भाई मेरे तरफ से कुछ नहीं है, तू अपना माल पकड़। अब मैं क्या करूँ, 7,257 रुपये तो उससे लेने हैं मेरे भाई। तो इस केस में उसने मुझे मेरा माल वापसी कर दिया, मेरा माल गया था यहाँ से वहां, अब मेरा माल मेरा वापस को आ गया वापसी, ठीक है। तो मुझे सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को चढ़ाना है अपने पास क्रेडिट नोट, सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो मैंने चढ़ा दिया यहाँ पे क्रेडिट नोट, मैं चढ़ा के दिखा देता हूँ ऐसे आपको डमी बेसिस में। तो यहाँ पे हमारा सेल्स का ऑप्शन, क्रेडिट नोट का ऑप्शन अभी अनेबल नहीं हो रखा है, मैं कर देता हूँ क्योंकि ये करना भी पड़ता है यहाँ पे अनेबल। ये आपका यहीं से होता है F11 से अकाउंटिंग फीचर्स में, यहाँ पे आपका आ रहा होगा देखो, रिकॉर्ड्स द मोड्स ऑफ क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट्स, ठीक है। मैंने यस कर दिया। अगर आपका नहीं ऑप्शन खुलता है तो आप यहाँ से जाके कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कंपनी अभी बनाई, वैसे आपके केस में होगा, मैं सिर्फ अपने केस के लिए मेरे, क्योंकि मैंने कंपनी अभी क्रिएट करी है तो मेरे केस में नहीं है, ठीक है। अब मेरा माल आ गया उसी 15 को माल वापसी, ठीक है, मेरा ऑप्शन खुल गया क्रेडिट नोट का। ये ओरिजिनल इनवॉइस नंबर क्या था, GK1/2020-21। डेट कौन सी थी, 15। क्या नाम था, केसरवानी, जो पार्टी ने मुझे माल वापसी कर दिया, ठीक है। सेल क्या थी, इंटरेस्ट रेट थी। आइटम क्या था, ये था, कितने था, 5 kg था, ये इसी रेट से गया था। टैक्स IGST था, ठीक है। यहाँ पे GST डिटेल क्या है, सेल रिटर्न है, पोस्ट डेटेड डिस्काउंट है, डेफिशिएंसी इन सर्विस है, मतलब कुछ भी है, मतलब आपका माल वापसी है, डिस्काउंट नहीं दिया था, डेफिशिएंसी इन सर्विस है, करेक्शन इन इनवॉइस है, कुछ भी है माल वापसी करने का रीज़न, वो आपने यहाँ डाल दीजिए, ठीक है। अब क्या बराबर हो गया, एक परफेक्ट फॉर्म हो गया कि मैंने माल दिया, माल वापसी आ गया। अब डेबिट नोट का पंगा क्या है, मैंने तो क्रेडिट नोट चढ़ा दिया, मेरा सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिट नोट है, बट जो वहां पे अपनी किताब लिख रहा है, जिसने यहाँ, जिसके यहाँ पे नाम आ रहा है जीके ट्रेडिंग कंपनी और यहाँ पे नाम आ रहा है हर्बल, केसरवानी हर्बल, तो उसकी भी एक टैली है, वो भी एक अकाउंट मेंटेन कर रहा है। तो उसके केस में क्या हुआ होगा, यहाँ परचेज आई होगी, ठीक है, यहाँ पे उसका बैलेंस आया होगा कि मुझे देना है, और यहाँ पे उसे अब या तो कैश में देगा या मुझे माल वापस, तो उस केस में यहाँ पे उसका आएगा डेबिट नोट, वो मुझे डेबिट नोट इशू करेगा कि भाई ये ले भाई अपना डेबिट नोट पकड़, तेरा माल तो मैं ले नहीं रहा, ये अपना तू डेबिट नोट ले और तू मुझे क्रेडिट नोट दे दे। तो ये चीज़ इतनी सी है, परचेज एट द पॉइंट ऑफ डेबिट नोट एंड सेल्स एट द पॉइंट ऑफ क्रेडिट नोट, ठीक है। अगर आप माल सेल कर रहे हो और आपका माल वापसी आ रहा है तो आप करोगे क्रेडिट नोट इशू सामने वाले को, और सामने वाला आपको करेगा डेबिट नोट इशू। अब इन केस में यहाँ बैठा हूँ, इसके पास कोई रॉ मटेरियल आया जीके ट्रेडिंग कंपनी के पास, ठीक है, ये भी आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ तो थोड़ा ईजी हो जाता है। मैंने परचेज ले ली, कोई भी ले लेते हैं, 001 ले लेते हैं, 32 ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं परचेज का, ठीक है। 17 तारीख में ली, ले लेते हैं शाम फूड, ठीक है, क्रेडिटर में डाल दिया दिल्ली, GST नंबर में मैं ऐसे ही डाल देता हूँ कोई रैंडम बेसिस में, ठीक है। परचेज लोकल ले लेते हैं, अब मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ तो आप माइंड मत करिएगा, ठीक है। परचेज इंटरेस्ट रेट ही थी वैसे तो, मैं लोकल ही थी मेरी परचेज, ठीक है। अब इससे मैंने ले लिया कुछ भी, इससे मैंने बॉर्नवीटा ले लिया, ठीक है, ठीक है। बॉर्नवीटा भी केजीज में आता है, ठीक है। HSN कोड इसका 63059001 होता है, ठीक है, मुझे याद है। तो
इसको इसमें लगता है हमारा बेसिकली 5% सॉरी 12% लगता है, ठीक है। उसने मुझे बॉर्नविटा दी थी खुले में 10 kg, ठीक है। बॉर्नविटा का रेट लगा दिया उसने मुझे 65 रुपये, ठीक है। इस पर मैं टैक्स लगा देता हूँ लोकल का, CGST SGST, ठीक है। अब उसने मुझे बॉर्नविटा दिया, DAP करोगे तो परचेज रजिस्टर खुल जाता है। उसने मुझे बॉर्नविटा दिया 7,000 तो 767 का 767 का दिया उसने मुझे बॉर्नविटा, ठीक है। तो मैं उसका लेटर खोल लेता हूँ श्याम फूड का, ठीक है। अब उसने मुझे बॉर्नविटा दिया, ये मेरी किताब है, मैंने श्याम फूड की किताब खोल रखी है, मुझे उसे 767 रुपये देने हैं, क्रेडिट साइड में है तो, ठीक है। डेबिट साइड में था उस टाइम पे, उससे मुझे पैसे लेने थे और यहाँ पे मुझे देने हैं तो वो क्रेडिट साइड में है। अब क्या है कि श्याम फूड वाले ने भाई मुझे दे दिया बॉर्नविटा, उसने मैंने खोला पैकेट तो मुझे देखा यार इसमें तो कीड़े पड़े हुए हैं। मैंने कहा यार ये क्या दे दिया तुमने, तो मुझे अपना माल ले जाओ वापसी, और मैंने काट दिया यहाँ पे डेबिट नोट, ठीक है, अपने बुक्स को मेंटेन करने के लिए। 767 रुपये की देनदारी भी तो आ रही है, देने तो हैं उसे पैसे, बैलेंस शीट में देखूंगा तो भी आएगा देनदारी। तो मैंने यहाँ से क्या करा, उसका काट दिया डेबिट नोट, ठीक है। उसका ओरिजिनल इनवॉइस नंबर था 0012, ठीक है, 17 तारीख में था, उसका नाम था श्याम फूड। मैंने पूछा व्हीकल अगर है तो डाल दो, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे मैंने ले लिया इंटरेस्ट रेट, जो मेरा मतलब लोकली माल था, बॉर्नविटा ले लिया मैंने उसका 10 kg, मैंने उसका 10 kg उसको दे दिया उसी के रेट से, जो रेट से आया, क्योंकि आपका जो डेबिट क्रेडिट नोट है आप इसमें रेट में छेड़छाड़ कर, जो रेट से आया उसी रेट से आपको निकालना है, ठीक है। ये इसका CGST, ये इसका हो गया SGST, ठीक है। यहाँ पे GST डिटेल यस कर दीजिए, परचेज रिटर्न इसमें आ नहीं रहा ऑप्शन, वैसे वो ज़रूरत भी नहीं होती GST डिटेल डालनी, वो अब जब आप वहाँ पे डालते हो डेबिट नोट में आपका GSTR 1 में आ जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस बॉर्नविटा का मेरे पास पहले आया और मैंने डेबिट नोट से दे दिया। अब जो श्याम फूड वाला है, वो जो मैंने अभी आपके साथ केस हुआ था मेरे साथ, क्योंकि उसने माल काटा है मुझे, तो वो अपने केस में डालेगा, क्रेडिट नोट इशू करेगा। तो इतना सिंपल सा कंसेप्ट है डेबिट क्रेडिट नोट का, आप कंफ्यूज मत हो, सेल्स और परचेज को फोकस में चलते चलो कि आप ये सोचो कि आपके केस में क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो और आपका क्या रोल है। अगर आप माल ले रहे हो तो आप माल वापसी कर रहे हो, अगर आप माल किसी को भेज रहे हो तो सामने वाला माल आपको वापसी कर रहा है, तो जब सामने वाला आपको माल वापसी कर रहा है तो आपने क्रेडिट नोट इशू करना है, ठीक है। अगर आप माल ले रहे हो और माल किसी को वापसी करो तो आपने डेबिट नोट इशू करना है। तो इतना सा फंडा है डेबिट क्रेडिट नोट का, जो हम कंफ्यूजन हो जाते हैं काम करते के टाइम पे, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो मैं आपके उसके जो कुछ पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको डिस्कस करते डालता रहूँगा। ये तो मैं छोटी सी फॉर्म बनाई थी, एक GK ट्रेडिंग कंपनी, एक क्लाइंट था, तो इसके रिगार्डिंग में जितना कुछ आपको बता सकता था उतना मैंने बताया, और मुझे कोई रेलेवेंट पॉइंट्स तो लग नहीं रहा बताने में। जैसे मैं आपको थोड़ा बहुत अगर है तो मैं ये बताता हूँ कि अगर आप जब मैन्युफैक्चरिंग फर्म में काम करते हैं तो स्टॉक जनरल जो होता है हमारा, स्टॉक जनरल और स्टॉक एंड ट्रेड जो हमारा मतलब होता है, जैसे सपोज मैं चादर बना रहा हूँ, तो चादर बनाने में मैं ये इससे हट के बता रहा हूँ, ठीक है। कोई भी एक फर्म है मेरी, क्या नाम है, बॉम्बे डाइंग कंपनी है, तो मुझे चादर बनाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल लगता है, तो यहाँ पे मेरा रॉ मटेरियल आ जाता है कंजम्पशन में। कितना कपड़ा लगा एक चादर को बनाने में, 3 मीटर कपड़ा लगा, उसकी पन्नी लगी, फिर उसके इंसर्ट लगे, मतलब पैकिंग मटेरियल लग गया उसका, फिर कपड़ा लगा, फिर सिलाई जुड़ाई, जितना भी कुछ सब कुछ लग के यहाँ पे एक रेट निकल गया, और यहाँ पे मैंने प्रोडक्शन बना दी। सपोज एक चादर को बनाने की कॉस्ट मेरी लग गई 450 रुपये, यहाँ पे मैंने प्रोडक्शन कर दी और उसी चादर को मैंने बेच दिया 700 रुपये का। तो मैंने यहाँ पे एक फिनिश गुड बना दिया इसके थ्रू, कंजम्पशन के थ्रू, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसकी एक प्रोडक्शन बना दी। ये मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं ऐसे, तो मैं इसकी एक मतलब प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा कैसे हम स्टॉक जर्नल को और कैसे मतलब कंजम्पशन से प्रोडक्शन बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, ठीक है। तो आप मेरे चैनल पर बने रहें, आपको ये सारी चीज़ सीखने को मिलेंगी और मुझे खुशी होगी कि आप मेरे थ्रू कुछ समझ जाएं और सीख जाएं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर जो भी आपके नए नए बंदे इसमें जुड़ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें फॉर मोटिवेशन, ठीक है। धन्यवाद, बाय।